हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रैपिड रिवीजन ऑफ सीआरपीसी। आज हम सीआरपीसी की रैपिड रिवीजन करने वाले कंटिन्यू हमारी क्लास, जो कि आज लेक्चर थर्ड है। सीआरपीसी का रैपिड रिवीजन जो ये चल रही है राजस्थान जुडिशल सर्विसेज के लिए एग्जामिनेशन, जो पीटीई एग्जामिनेशन है 2024 में, अभी जो होने वाला है 23 जून को, उसके लिए रैपिड रिवीजन चल रही है। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, जो कि है सेक्शन 106 से लेके सेक्शन 124 तक, 106 से लेके 124 तक हम पढ़ेंगे। और अगर कर पाते हैं तो हम इसी वीडियो में चैप्टर 9 भी कर लेंगे, जो कि है ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रन पेरेंट्स, ये भी कर लेंगे आज, जो कि है 125 से लेके 128 तक, 125 सेक्शन 125 टू सेक्शन 128, ये भी कर लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 106 है। मैं ये सारी प्रोविजंस अपनी क्रिमिनल मैनुअल से पढ़ूंगा, जो कि सीआरपीसी की है, आईपीसी की है, और इसमें एविडेंस एक्ट भी है, इससे ही पढ़ूंगा। और सारी इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन की ये है मीनिंग, सेक्शन का मीनिंग क्या बोल रहा है, सेक्शन की लैंग्वेज क्या बोल रही है, वो आपको बताता हुआ चलूँगा। सो ये चैप्टर 8 यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए। बहुत बार इससे क्वेश्चन मैंने देखे हैं पीटी में। चैप्टर 8 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। सेक्शन 106 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। सिक्योरिटी रखनी है, कि सिक्योरिटी लेनी है आपको, और क्या क्यों लेनी है? फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन, की आप शांति बनाए रखेंगे। आपको हम सज़ा दे रहे हैं, दोषी ठहरा रहे हैं आप, लेकिन शांति बनाए रखेंगे। 106 उसकी बात करता है। 1061 when a court of session or the court of magistrate of the first class convicts a person of any of the offences specified in subsection 2, जो सबसेक्शन 2 में जो अपराध दिए गए हैं, अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने या जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने, मजिस्ट्रेट साहब ने या कोर्ट ऑफ सेशन जज साहब ने जो सबसेक्शन 2 में ऑफेंसेस दिए हैं, उसमें किसी व्यक्ति को कन्विक्ट कर दिया, दोषी ठहरा दिया है, और ऑफ अबैटिंग एनी सच ऑफेंस एंड इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू टेक सिक्योरिटी फ्रॉम सच पर्सन फॉर कीपिंग द पीस, या फिर जो नीचे सबसेक्शन 2 में अपराध दिए गए हैं उसके लिए अबैटमेंट के लिए उसको दोषी ठहराया गया है और उसको सज़ा दी गई है, और मैजिस्ट्रेट की और या कोर्ट ऑफ सेशन की यह राय है, क्या राय है, इट इज़ नेसेसरी टू टेक सिक्योरिटी के, यह बहुत ज़रूरी हो गया कि सिक्योरिटी ले ली जाए इससे, फ्रॉम सच पर्सन, उस कन्विक्टेड पर्सन से, फॉर कीपिंग द पीस, कि तुम शांति बनाए रखोगे। तुम्हें सज़ा तो हम करें, पर हमें खतरा है कि तुम्हें जैसे ही सज़ा हुई है तो तुम बाहर दंगे भड़का दोगे, अभद्र मतलब शांति भंग कर दोगे जनता जनार्दन की, तो उससे सिक्योरिटी ले ली जाएगी कोर्ट ऑफ सेशन और जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लेकर, ठीक है। द कोर्ट में फिर कोर्ट की फिर डिस्क्रिप्शन है, क्या करेगी, एट द टाइम ऑफ पासिंग सेंटेंस ऑन सच पर्सन, जब सेंटेंस सज़ा पास कर रही है उस व्यक्ति पर, जब जेल कटवाने की सज़ा दे रही है, पनिशमेंट दे रही है, ऑर्डर हिम टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, तो उसी टाइम ऑर्डर कर देगी, उसे निर्देश दे देगी कि तुम बॉन्ड, एक मुचलका एग्जीक्यूट करो, विद और विदाउट शॉर्टीज, या तो शॉर्टीज के साथ या विदाउट शॉर्टीज, ठीक है। मुचलका मतलब उसमें कोई एक अमाउंट जज साहब बोलेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन जज साहब बोलेंगे, या फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट जी बोलेंगे, और वो अमाउंट, वो राशि उसमें मुचलके में भरनी पड़ेगी उस दोषी हुए अपराधी को, जिसको कन्विक्ट किया गया है। फॉर कीपिंग द पीस फॉर सच पीरियड, और क्या सिर्फ क्या पर्पस रहेगा उसको मुचलके में एंटर करवाने के लिए, फॉर कीपिंग द पीस फॉर सच पीरियड, कितने पीरियड के लिए उसको शांति बनाए रखनी है, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, 3 साल तक तो शांति बनाए ही रखनी है। वो मुचलका 3 साल तक तो एक्टिव रहने ही वाला है, एज इट थिंग्स फिट, और जैसा भी उन्हें उचित लगे। 1 दिन से लेके 3 साल तक का कितने के अभी दिन की उस पर टू कीप पीस की कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। अब 106 का 2, द ऑफेंस इज रेफर टू इन सबसेक्शन 1 आर, जो ऊपर सबसेक्शन 1 में जिन अपराधों की बात हुई थी कि इसमें इन अपराधों में अगर सज़ा होगी तो कन्विक्टेड से सिक्योरिटी ले ली जाएगी, तो अब सबसेक्शन 2 में वह ऑफेंसेज है। ए, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 8 के अंतर्गत कोई भी जो ऑफेंस पनिशेबल है, चैप्टर 8 आईपीसी के अंतर्गत जो ऑफेंसेस पनिशेबल है उसके लिए ले ली जाएगी, ठीक है। अदर देन एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 153A और सेक्शन 153B और सेक्शन 154, पर आईपीसी में उनमें नहीं ली जाएगी। किसमें? 153A में, 153B में, 154 में अगर आप सज़ा कर रहे हो, किसी को कन्विक्ट कर रहे हो किसी व्यक्ति को, तो इन तीनों सेक्शन को छोड़ दिया जाएगा, और बाकी जो चैप्टर 8 के ऑफेंसेज हैं उनमें कन्विक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो चैप्टर 8 हमारी किसकी बात करते हैं? आईपीसी की, पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांक्विलिटी की बात करते हैं। शायद नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ, कंफर्म हो जाएगा। हाँ, चैप्टर 8 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांक्विलिटी
सेक्शन 141 आईपीसी से लेकर सेक्शन 160 आईपीसी, ठीक है। चैप्टर 8 उसी की बात करते हैं। ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांक्विलिटी, सेक्शन 141 से लेकर सेक्शन 160 आईपीसी, ठीक है। 141 टू 160 आईपीसी, यह चैप्टर 8 बात करते हैं। तो चैप्टर 8 में कोई भी अपराध किया है, बस कौन सा अपराध छोड़ दिया जाएगा, 153A, 153B और 154 को छोड़ दिया जाएगा आईपीसी के। और चैप्टर 8 के बाकी सारे अपराधों में जब भी कन्विक्शन हो रही है, सिक्योरिटी बॉन्ड मुचलका भरवा ली जाएगा। बी, एनी ऑफेंस विच कंसिस्ट ऑफ, कोई भी ऑफेंस जिसमें क्या है, और इंक्लूड जिसमें क्या शामिल है, असोल्ट और यूजिंग क्रिमिनल फोर्स, असोल्ट है तो मारपिटाई शामिल है, क्रिमिनल फोर्स आपराधिक जोर शामिल है, और कमिटिंग मिस्चीफ, या कोई भी अपराध है किसमें जिसमें मिस्चीफ कमिट हो रहा है, मतलब किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है किसी अन्य व्यक्ति की, और उसकी वैल्यू को डाउन किया जा रहा है, डिमिनिश, डिस्ट्रॉय, ओके। सी, एनी ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, अब कोई भी ऑफेंस, कौन सा ऑफेंस, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, चैप्टर 22 में सीधा आ जाइए आईपीसी, जो कि हमारा सेक्शन 503 टू सेक्शन 510 आईपीसी। कोई भी ऑफेंस है क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, ऑफेंसेस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट और अनोयंस, सेक्शन 503 टू सेक्शन 510 ऑफ आईपीसी, ठीक है। तो उसमें भी कन्विक्शन, उसको जब कन्विक्ट करेंगे तो मुचलका भरवा ली जाएगा। डी, एनी अदर ऑफेंस विच कोज्ड, कोई और अन्य अपराध जिसने कोज किया, क्या परिणाम किया है, और वॉज इंटेंडेड, या इंटेंशन थी कि पता था कि मैं इंटेंशन के साथ कर रहा हूँ, और नॉन टू बी लाइकली टू कोज, या फिर नॉलेज के साथ किया था कि यह अपराध जो मैं कर रहा हूँ इससे क्या होगा, ब्रीच ऑफ द पीस की शांति भंग होगी, जनता जनार्दन की शांति उजाड़ दूंगा मैं, ठीक है। तो उसमें भी कन्विक्टेड व्यक्ति से मुचलका भरवा लिया जाएगा। अब 106 का 3, इफ़ द कन्विक्शन इज सेट असाइड ऑन अपील, अगर जो कन्विक्शन है, जो ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन करी थी वो सेट असाइड हो गई अपील में, कोर्ट ऑफ सेशन ने उसको ही सेट असाइड कर दिया, या कोर्ट ऑफ सेशन ने कन्विक्शन की थी तो हाई कोर्ट ने उन्हें सेट असाइड कर दिया है, और अदरवाइज, ये कैसे और अदरवाइज हुआ है, द बॉन्ड सो एग्जीक्यूटिव शैल बिकम वॉइड, तो जो बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया था या तो ट्रायल कोर्ट ने या कोर्ट ऑफ सेशन ने, तो वह वॉइड हो जाएगा, तो वह बॉन्ड शून्य हो जाएगा। और कितने टाइम पीरियड तक ये करवाते हैं, 106 में बॉन्ड मुचलका कितने टाइम पीरियड तक एक्टिव रहता है, बस 3 साल तक। 3 साल एक दिन भी नहीं रह सकता, 3 साल लिमिट है, एक दिन से लेकर 3 साल तक रहता है, ठीक है। यह हुआ हमारा 106 का 3 पूरा। अब 106 का 4, एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में ऑल्सो बी मेड बाय एन अपीलेट कोर्ट, इस कोर्ट, यह 106 का ऑर्डर, मुचलका भरवाने का ऑर्डर जब कन्विक्शन होती है तो कौन भी कर सकता है, अपीलेट कोर्ट भी कर सकती है, और बाय कोर्ट व्हेन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑफ रिवीजन, या वह अदालत भी कर सकती है जो अपनी शक्ति आजमा रहा है, किसकी, रिवीजन की, मतलब ट्रायल कोर्ट ने सज़ा दे दी है पर अगले बंदे ने, कन्विक्टेड ने अपील नहीं डलवाई है, ट्रायल कोर्ट की जो ऑर्डर है, जो जजमेंट है, जो सेंटेंस की जजमेंट और ऑर्डर, उसको उसके अपर कोर्ट में रिवीजन के लिए पिटीशन डलवाई है, तो क्रिमिनल रिवीजन होती है कन्विक्शन के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 107, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस। अब सिक्योरिटी ले ली जाएगी किस दूसरे अन्य केसेस में, जो 106 में फॉल नहीं करे, अब सिक्योरिटी ले ली जाएगी अन्य केसेस में। 106 में तो हमने किस में ले ली थी, चैप्टर 8 आईपीसी के वाले ऑफेंसेस में ले ली थी, और ये असोल्ट, क्रिमिनल फोर्स और मिसचीफ कमिट हो रहा था उस ऑफेंसेस में हमने सिक्योरिटी ले ली थी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो रहा था उस ऑफेंसेस में ले ली थी, और जो जानबूझकर कोई अपराध हुआ जिसमें शांति भंग हुई है उस केसेस में ले ली थी, ठीक है। तो सिक्योरिटी ले ली थी। अब हम 107 पढ़ेंगे, अन्य केसेस में क्या मुचलका ले सकते हैं, तो पढ़ेंगे 107 का 1, व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिसीव्स इन्फॉर्मेशन, जब एक ईएम साहब को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को एक जानकारी मिलती है, that any person is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquility, कि कोई व्यक्ति क्या करने वाला है, क्या घटना करने वाला है, वह कमिट करने वाला है ब्रीच ऑफ द पीस, शांति भंग करने वाला है, और डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रांक्विलिटी, या जनता जनार्दन की जो भाईचारा है, जो पब्लिक ट्रांक्विलिटी है, जो उनके मोरल्स हैं उनको भंग करने वाला है, उनको डिस्टर्ब करने वाला है, उसमें दिक्कतें पैदा करने वाला है, उनके बीच में प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है, और टू डू एनी रॉन्गफुल एक्ट, या कोई और अन्य गलत काम जो रॉन्गफुल है, रॉन्ग है, वो करने वाला है एक व्यक्ति, डैट में प्रोबेबली ओकेशन अ ब्रीच ऑफ द पीस, और जो वो रॉन्गफुल एक्ट करेगा उससे पक्का ना पक्का एक शांति भंग हो जाएगी जनता जनार्दन के बीच में, और डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रांक्विलिटी एंड इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को क्या लगता है कि बहुत उचित आधार है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, आगे अपनी प्रक्रिया स्टार्ट करनी चाहिए, ही में उन्हीं की डिस्क्रिप्शन है, किसकी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब की डिस्क्रिप्शन है, क्या डिस्क्रिप्शन है, इन द मैनर हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड, जो मैनर यहाँ पे प्रोवाइडेड है उसी में वही फॉलो करना पड़ेगा,
रिक्वायर सच पर्सन टू शो कोज वाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड। उस व्यक्ति से एग्जीक्यूटिव साहब उसे बुलाएंगे और उसको बोलेंगे कि बताया जाए मुझे कि तुमसे क्यों सिक्योरिटी न ली जाए, ठीक है, और तुमसे क्यों मुचलका ना भरवाया जाए, बताइए मुझे, विद और विदाउट श्योरिटी, या तो श्योरिटीज के साथ या श्योरिटीज के बिना। फॉर कीपिंग द पीस फॉर सच पीरियड, और कितने पीरियड के लिए उसको बताओ मुझे, क्यों तुमसे ना भरवाई जाए मुचलका, शांति बनाए रखने के लिए, और कितने पीरियड तक वह एक्टिव रहेगा। नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। अगर भरवाया भी जाता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा एक व्यक्ति से जो कि शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है या कर सकता है, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट कर सकता है जिससे शांति भंग हो सकती है या फिर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो सकती है, तो ऐसे व्यक्ति से 1 साल तक के लिए मुचलके में उसको एंटर करवा सकते हैं। 1 साल 1 दिन भी नहीं, 1 साल लिमिट है, 1 ईयर लिमिट है। एज द मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट, 1 दिन से लेके 1 साल तक के लिए कितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसको मुचलके में एंटर करवा सकता है। तो यह हमारा हुआ 107 का 1 और 107 का 2। प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन में बी टेकन बिफोर एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। प्रक्रिया इस सेक्शन के तहत, इस धारा के तहत किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ईएम साहब के सामने उठाई जा सकती है। व्हेन ईदर द प्लेस वेयर द ब्रीच ऑफ द पीस और डिस्टर्बेंस इज एप्रीहेंडिंग इज विद इन द लोकल जुरिडिक्शन, और जो जगह है जिसमें एक जगह में 5 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बैठते हैं, और लेकिन एक ऑफेंस एक जानकारी मिली है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 1 को, और जो अपराधी रहता है वो रहता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 5 की जुरिडिक्शन में। तो क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 1 भी उससे पीस मुचलके में कह सकते कि मेरे पास मुचलका जमा करो? बिल्कुल कह सकता है, यही लिखा गया है 107(2) में। प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेक्शन में बी टेकन बिफोर एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट व्हेन ईदर द प्लेस where the breach of the peace or disturbance is apprehended is within his local jurisdiction, or there is within such jurisdiction a person who is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquility or to do any wrongful act as aforesaid beyond such jurisdiction। बेशक से उसकी जुरिडिक्शन में वह शांति भंग होने का अपराध, मतलब शांति भंग करने की ना तो वह कोशिश कर रहा है, ना तो उसके एरिया में शांति भंग होगी। जितना उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का क्षेत्रफल है, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 5 के एरिया में शांति भंग करने वाला है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 1 उससे मुचलका ले लेगा। यह बता रखा है 107(2) में। अब हमारा 107(2) हुआ। अब हम स्टेट अमेंडमेंट है सेक्शन 107 में, सेक्शन 107 में एक स्टेट अमेंडमेंट है जो कि राजस्थान की है, और हम राजस्थान की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम पढ़ लेते हैं स्टेट अमेंडमेंट क्या है। राजस्थान, इंसर्ट आफ्टर द एक्सप्रेशन, हम एक्सप्रेशन किसके आगे इंसर्ट करेंगे? कौन सी एक्सप्रेशन के आगे इंसर्ट करेंगे? इस एक्सप्रेशन के आगे, ऑर्डर्स टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, ऑर्डर्स टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड एक्सप्रेशन के आगे इंसर्ट कर लेंगे। एंड बिफोर द एक्सप्रेशन फॉर कीपिंग द पीस फॉर सच पीरियड द वर्ड्स विद और विदाउट शॉर्टेज। तो हम इसमें 107 में वर्ड ढूंढेंगे। ये वर्ड कहाँ लिखा हुआ है? ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, ये रहा। अब ये वर्ड ढूंढेंगे हम, कहाँ लिखा हुआ है ऊपर सेक्शन में, ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड बिफोर द एक्सप्रेशन फॉर कीपिंग द पीस ऑफ सच फॉर सच पीरियड, ठीक है। ये ढूंढना पड़ेगा हमें 107 के कहाँ लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके आगे हमें ये जोड़ना है, विद और विदाउट शॉर्टेज, ठीक है। हाँ, ये जोड़ा हुआ है, सॉरी, ये जोड़ा हुआ है विद और विदाउट शॉर्टेज। 107 के 1 में ही जोड़ा हुआ है, जहाँ लिखा हुआ है ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद और विदाउट शॉर्टेज। देखो 1 लिखा हुआ है उसके ऊपर, ये जोड़ा हुआ है। तो ये राजस्थान की स्टेट अमेंडमेंट थी 1978 की। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 108 ऑफ CRPC, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर। सिक्योरिटी ले लेना किसके लिए? अच्छे व्यवहार के लिए, गुड बिहेवियर रखने के लिए। फ्रॉम पर्सनस डिसेमेंटिंग सेडिशियस मैटर, और उन व्यक्तियों से ले लेना, सिक्योरिटी मुचलका भरवा लेना जो व्यक्ति क्या फैला रहे हैं, क्या डिसेमेंटिंग कर रहे हैं, जो व्यक्ति डिसेमिनेटिंग कर रहे हैं, क्या सेडिशियस मैटर, जो कि भारतवर्ष के देश के हित के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा कोई राष्ट्रद्रोह का कोई मैटर वो डिसेमिनेटिंग कर रहे हैं, मतलब फैला रहे हैं। अब 108 का 1, व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिसीव्स इन्फॉर्मेशन, जब एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को जानकारी प्राप्त होती है दैट देयर इज विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन, की उसकी कोई लोकल क्षेत्रफल में क्या है, एनी पर्सन हु, कोई व्यक्ति है जो कि विद इन और विदाउट सच जुरिडिक्शन, या तो वो उसकी जुरिडिक्शन में रहता है हमेशा से, या उसकी जुरिडिक्शन में नया आया है। अब सब हेड 1, इधर ओरली और इन राइटिंग, या तो मुख से बोलकर मौखिक रूप से, या फिर लिखित में क्या कर रहा है, और इन एनी अदर मैनर, या फिर अन्य किसी तरीके से इंटेंशनली डिसेमिनेट्स, जानबूझकर फैला रहा है, क्या फैला रहा है, और अटेम्प्ट्स टू डिसेमिनेट, या फिर प्रयास कर रहा है फैलाने का, क्या, और अबेट्स द डिसेमिनेशन ऑफ, या फिर अबेटमेंट कर रहा है किसकी? डिसेमिनेशन की, किस चीज़ के लिए? अब क्लोज ए,
एनी मैटर द पब्लिकेशन ऑफ विच इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 124A सेडिएशन और सेक्शन 153A और सेक्शन 153B 295A ऑफ द IPC। कोई भी मैटर उसकी छपाई के लिए या तो बोल रहा है वो, या लिखाई करवा रहा है, या किसी को अबेट कर रहा है, ठीक है, कौन से मैटर के लिए, कौन से धारा में जो अंतर्गत IPC में पनिशेबल है, उन मैटर के लिए वह राष्ट्र 2 की सारी धाराएं 124A जो कि शेडिशन है, 153A 153B 295A IPC, इनके लिए वह व्यक्ति क्या कर रहा है, भड़का रहा है किसी को, मतलब ठीक है, या फैला रहा है बातें, ठीक है। बी एनी मैटर कंसर्निंग अ जज एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट, कोई भी मुद्दा जो सीधा सीधा किससे चिंतित कर रहा है, एक जज से, जो जज साहब एक्ट कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और परपोर्टिंग टू एक्ट या कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़, अपनी दायित्व को डिस्चार्ज करने में, जो उसका ऑफिशियल दायित्व है जो सरकार ने उसे दे रखा है उसको, विच अमाउंट्स टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन, और जो वह व्यक्ति जो डिसेमिनेट कर रहा है, बातें फैला रहा है जज साहब के बारे में, तो वो क्या है, तो वो क्या अमाउंट करती है, वो अमाउंट करती है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ठीक है। चैप्टर 22 का ऑफेंस IPC का 503 से लेके 510 तक, या तो वह क्रिमिनल इंटिमिडेशन का अमाउंट कर रही है जो व्यक्ति बातें फैला रहा है, और डिफेमेशन, या तो वह डिफेमेशन बन रही है 499 से लेके 502, 499 से लेके 502 IPC का ऑफेंस बन रहा है अंडर द IPC, ठीक है। अब 108 का सेक्शन 108 सबसेक्शन 1 सबहेड 2 मेक्स, प्रोड्यूस, पब्लिशेस और कीप्स फॉर सेल, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, कन्वेज, sells, lets to hire, distributes, publicly exhibits, or in any other form, in any other manner puts into circulation any obscene matter such is referred to in section 292 of the IPC। क्या कर रहा है, ऑब्सीन कोई मैटर है, ऑब्सीन कोई मुद्दा है उसके पास, उसको क्या करता है, उसको या तो खुद बनाता है, प्रोड्यूस करता है, या खुद छापता है, पब्लिश करता है, वही खुद छापता है अपनी प्रिंटिंग प्रेस में, और कीप्स फॉर सेल, या उस ऑब्सीन मैटर को सेल करता है, बेचता है, इंपोर्ट्स, या कहीं बाहर से विदेशी फॉरेन कंट्री से उसको मैटर को इंपोर्ट कराता है, एक्सपोर्ट्स, यहाँ छापा कोई मैटर और बाहर भेज दिया, एक्सपोर्ट कराता है उस ऑब्सीन मैटर को, कन्वेज, हरियाणा में है वो मैटर अब, लेकिन उसको छाप के मध्य प्रदेश में भिजवा देता है, कन्वे किया ना, सेल्स, बेचता है, वहाँ कन्वे करने के बाद सेल करता है, वहाँ पे लेट्स टू हायर, मध्य प्रदेश में मटेरियल पहुँच गया जो ऑब्सीन मटेरियल, उसको वहाँ किराए पर दे देता है किसी व्यक्ति को, डिस्ट्रीब्यूट्स, फैलाता है, पब्लिकली एग्जिबिट, शोकेस करता है, पब्लिकली जनता जनार्दन के बीच में मूर्ति वो उनको लगा लेता है, फोटोज़ को, ड्राइंग्स को, जो कि भद्दी हैं, जो कि अभद्र हैं, उनको पब्लिकली एग्जिबिट्स करता है वो व्यक्ति, और इन एनी अदर मैनर पुट्स इनटू सर्कुलेशन, या किसी भी तरीके से कोई भी तरीका अपनाकर सर्कुलेशन में, मतलब उस ऑब्सीन ऑब्जेक्ट को सर्कुलेशन में, मतलब जनता में फैला देता है, एनी ऑब्सीन मैटर, कोई भी भद्दा मुद्दा, कोई भी भद्दा ऑब्जेक्ट, सच एज रेफर्ड इन 292 ऑफ IPC, जो 292 IPC में है, तो उससे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सब सिक्योरिटी ले लेंगे। एंड द लेटर पार्ट पढ़ रहा हूँ मैं, सब सेक्शन 1 का ऑफ सेक्शन 108, एंड द मजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन डेट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड, मजिस्ट्रेट साहब बहुत आधार पे है उनको कि यह संतुष्ट ग्राउंड है, संतुष्ट आधार है फॉर प्रोसीडिंग, प्रक्रिया करने के लिए। कौन से मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब। द मजिस्ट्रेट में इन द मैनर हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, जो यहाँ पे तरीका दे रखा है उसी तरीके से फॉलो करेंगे, और क्या करेंगे, रिक्वायर सच पर्सन टू शो कोज वाई शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, उस व्यक्ति को बुलाएंगे और पूछेंगे कि क्यों तुमसे सिक्योरिटी और मुचलके में आने के लिए ना बोला जाए, बताइए मेरे को शो कोज दीजिए, विद और विदाउट शॉर्टी, या शॉर्टी के साथ या विदाउट शॉर्टीज के साथ, फॉर इज गुड बिहेवियर फॉर सच पीरियड, कि तुम अपना अच्छा व्यवहार रखोगे फॉर सच पीरियड, कितने समय के लिए, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, वही 1 साल से एक्सीड नहीं होगा वो अच्छे रखने का मुचलका, एज द मजिस्ट्रेट थिंग्स फिट, 1 दिन से लेके 1 साल तक के उसको मुचलके में आने के लिए बोल सकते हैं मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब। यह है हमारा 108 का 1, अब 108 का 2, नो प्रोसीडिंग शैल बी टेकन अंडर दिस सेक्शन अगेंस्ट द एडिटर, कोई भी प्रक्रिया इस सेक्शन के तहत किस पर नहीं ली जाएगी, किस पर नहीं करी जाएगी, एडिटर पर नहीं करी जाएगी, प्रोप्राइटर पर नहीं करी जाएगी, प्रिंटर पर और पब्लिशर पर ऑफ एनी पब्लिकेशन रजिस्टर्ड अंडर and edited, printed and published in conformity with the rules laid down in the press and registration of the Books Act 1867, जो रूल्स लेड डाउन किए गए हैं, अगर वही प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, और तो ऐसे में अगर कुछ पब्लिश हुआ है मटेरियल, तो एडिटर, प्रोप्राइटर, प्रिंटर और पब्लिशर पर कोई प्रक्रिया नहीं की जाएगी 108 की, ठीक है, यही कह रहा है। और कौन से एक्ट के अंतर्गत वह नियम रूल्स लेड डाउन किए गए हैं, द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 के तहत,
विद रेफरेंस टू एनी मैटर कंटेन इन सच पब्लिकेशन, जो भी मैटर है, जो भी मुद्दा है उस पब्लिकेशन में, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है, बाय द ऑर्डर और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार बोल देगी तो एडिटर प्रोपराइटर से भी मुचलका भरवा लिया जाएगा, और सम ऑफिसर एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, या कोई अन्य अधिकारी है जिसको राज्य सरकार ने पावर दे रखी है कि आप चेक रखना ये एडिटर है, ये पब्लिकेशर है, ये पब्लिशर है, ये प्रोपराइटर है, ये प्रिंटर है, कोई 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 शैतानी ना कर दे और कोई ऐसा मुद्दा ना छाप दे ताकि जो जनरल रूल 108 का 1 में उससे तो भरवाया नहीं जाएगा इसमें, तो कभी कभी हमें भी, राज्य सरकार को भी नई नॉलेज हो तो आप अधिकारी को कर रहे हैं कि आप इस पर ध्यान रखना। तो यह हुआ हमारा सेक्शन 108, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, फिर भी पढ़ाया है। 109 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन, सिक्योरिटी मुचलका ले लिया जाता है किससे, अच्छे व्यवहार के लिए, और किससे ले लिया जाता है, फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन, जिन व्यक्तियों पर संदेह है कि ये कुछ कर सकते हैं या ये कुछ करके आए हैं। तो 109 सेक्शन 109 पढ़ेंगे हम। व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब, ईएम साहब, रिसीव्स इन्फॉर्मेशन दैट देयर इज विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन, उनको खबर मिलती है, एक जानकारी मिलती है कि उनके लोकल क्षेत्रफल में क्या है, अ पर्सन टेकिंग प्रिकॉशंस टू कंसील हिज प्रेजेंस, एक व्यक्ति ऐसे स्टेप्स उठा रहा है कि उसको, कि वह पब्लिक में ना आ पाए और वह सबके नज़रों से छुप जाए कहीं पे, कंसील हिज प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति छुपा ले उस एरिया में से, मतलब वो अंडरग्राउंड होने की कोशिश कर रहा है, एंड दैट देयर इज रीजन टू बिलीव दैट ही इज डूइंग सो विद अ व्यू टू कमिटिंग अ कॉग्निटिव ऑफेंस, और यह विश्वास करने के कारण है, यकीन करने के कारण है क्या, कि वह व्यक्ति अपने आप को कंसील करने की जो कोशिश कर रहा है वह क्यों कर रहा है, क्योंकि वह कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है, इसके लिए वह कोई अंडरग्राउंड होने की जगह बना रहा है और वह कंसील होने वाला है। द मैजिस्ट्रेट में इन द मैनर हेयर इन आफ्टर प्रोवाइड, तो मैजिस्ट्रेट साहब, ईएम साहब यही वाला मैनर फॉलो करेंगे और क्या करेंगे, रिक्वायर सच पर्सन टू शो कोज वाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, उस व्यक्ति को शो कोज नोटिस भेजेंगे, शो कोज नोटिस या डिस्ट्रेस नोटिस भेजेंगे, और उस व्यक्ति से पूछा जाएगा कि मेरे पास आओ और बताओ कि तुमसे मुचलका क्यों ना भरवाया जाए, विद और विदाउट शॉर्टिज, वही शॉर्टिज के साथ या शॉर्टिज के बिना, फॉर हिज गुड बिहेवियर फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, की तुम अपना अच्छा व्यवहार रखोगे और कितने पीरियड तक के लिए, 1 साल तक के लिए उसको मुचलके में आने के लिए बोला जा सकता है, एज द मैजिस्ट्रेट थिंक्स फिट, और जो भी अन्य मैजिस्ट्रेट को उचित लगे वह भी, जैसे 1 दिन से लेके 1 साल तक कुछ भी वह मुचलके में उसको कह सकता है कि आओ, वह पीरियड 1 हफ्ता भी हो सकता है, 10 हफ्ते भी हो सकते हैं, 10 महीने भी हो सकते हैं और 6 महीने भी हो सकते हैं, मतलब 1 दिन से लेके 1 साल तक, 1 ईयर तक कितने भी पीरियड के लिए बोल सकता है उसको मैजिस्ट्रेट। यह वो हमारा सेक्शन 109 सीआरपीसी। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 110 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स, सिक्योरिटी ले लेना किसके लिए, अच्छा रवैया रखने के लिए, और किन से ले लेना, फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स, जिनकी आदत है, जिनकी हैबिट है कि वो अपराध करने में उनकी हैबिट है, बिना अपराध किए वो टिक नहीं सकते, तो उनको बोलते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर्स, ठीक है। तो यह 110 बताता है। व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यह भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर है, रिसीव्स इन्फॉर्मेशन, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ईएम साहब को एक जानकारी मिलती है, डेट देयर इज विद इन इज लोकल जुरिडिक्शन अ पर्सन हु, कि ईएम साहब के लोकल क्षेत्रफल में एक व्यक्ति है जो कि क्या कर रहा है, ये कर रहा है, ए इज बाय हैबिट अ रोबर, वो उसकी आदत है क्या, वो रोबर है, वो रोबरी करने की उसकी आदत है, हाउस ब्रेकर, या तो वो घर में घुसपैठ करता है, घर को तोड़ता है, मतलब घर के ताले उले तोड़कर अंदर घुस जाता है, थीफ, या तो वो चोर है, और फोर्जर, या तो वो ऐसा व्यक्ति है जो फोर्जरी करता है, मतलब तरह तरह की चीज़ों को जाली बना देता है, और बी इज बाय हैबिट अ रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, और उस व्यक्ति की, उसके लोकल जुरिडिक्शन में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी हैबिट क्या है, जिसकी आदत क्या है कि वो प्राप्त करे कोई चोरी की गई संपत्ति, कोई चोर उसको बेच के चला जाता है, वो खरीद लेता है उसको चोरी की गई संपत्ति को, तो वो भी नोइंग द सेम टू हैव बीन स्टोलन, और किस जानकारी के साथ वह व्यक्ति प्राप्त कर रहा है स्टोलन प्रॉपर्टी, नॉलेज के साथ कि यह चोरी की है तो मैं प्राप्त कर रहा हूँ, ठीक है। सी हैबिचुअली प्रोटेक्ट्स और हार्बर्स थीव्स, उसकी आदत है रक्षा करना और पनाह देना किनको, चोरों को, और एड्स द कंसीलमेंट, या फिर उनकी मदद करना कंसीलमेंट में, उनके छुपने के लिए, और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, या छुपाने के लिए, या फिर उस प्रॉपर्टी को जो चोरी की गई संपत्ति है उसको ठिकाने लगाने के लिए, तो यह भी ठीक है। सी अब डी हैबिचुअली कमिट्स, मतलब उसकी आदत है, कमिट करता है क्या, और अटेम्प्ट्स टू कमिट, या प्रयास करता है कमिट करने का क्या, और अबेट्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग, क्या, या उकसाता है वो, क्या भड़काता है क्या, कि कौन सा अपराध हो जाए, किडनैपिंग का अपराध हो जाए, ठीक है, अपहरण हो जाए किसी का, अबडक्शन, अगवा कर लिया जाए किसी को, एक्सटोर्शन, किसी से कुछ वैल्यूएबल सिक्योरिटी ले ली जाए, चीटिंग और मिसचीव, या फिर धोखाधड़ी कर ली जाए, या फिर मिसचीव कर दी जाए, मतलब जिससे संपत्ति की वैल्यू डाउन हो जाती है, डिस्ट्रॉय और डिमिनिश,
और एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 12 या कोई भी ऑफेंस पनिशेबल जो चैप्टर 12 के अंदर आईपीसी के अंदर पनिशेबल है, उसकी आदत है कि वह हैबिचुअली वह कमिट करता है या प्रयास करता है कमिट करने का या अवॉइड करता है चैप्टर 12 के ऑफेंसेज, और जो मैंने ऊपर ऑफेंसेज बताए हैं उसकी आदत है कि यह करता है। अब क्या करेगा मैजिस्ट्रेट ईएम साहब, और अंडर सेक्शन 489A, सेक्शन 489B और 489C और 489D प्रॉपर्टी मार्क से रिलेटेड कोई ऑफेंस भी कर देता है वो, ठीक है, प्रॉपर्टी मार्क बुओ वगैरह से रिलेटेड ऑफ डेट कोड आईपीसी के, ठीक है। अभी हैबिचुअली कमिट्स उसकी आदत है कमिट करता है, और अटेम्प्ट टू कमिट या प्रयास करता है कमिट करने का, और अबेट्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंसेज या फिर भड़काता है किनका ये अपराध हो जाए, कौन से वाले, इन्वॉल्विंग अ ब्रीच ऑफ द पीस, जिसमें क्या इन्वॉल्व है, शांति भंग करने के अपराध। अब एफ हैबिचुअली कमिट्स और अटेम्प्ट्स टू कमिट, या तो वह कमिट खुद करता है, उसकी आदत है कमिट करने की, या फिर प्रयास करता है कमिट करने का, और अबेट्स द कमीशन ऑफ या जो नीचे मैं ऑफेंस बताऊंगा आप उन्हें वह अबेट करता है, भड़काता है कि कोई और कर दे, मैं अबेटर बन जाता हूँ, अबेटेड ऑफेंस कर देगा। अब सब एट 1 एनी ऑफेंस अंडर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, जो नीचे एक्ट्स दिए गए हैं इनमें से या तो कोई वो अपराधी जिससे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को जानकारी मिली है, वो इनमें से एक्ट जो नीचे दिए गए यह भी करता है। अब ए द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक है 1940, ड्रग्स वगैरह में डील करता है। बी द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, पैसे पूछे कि इधर उधर धांधलीबाजी करता है। सी द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में धांधलीबाजी करता है, चीटिंग कर लेता है, धोखाधड़ी कर लेता है। डी द प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन एक्ट, फूड में खाने पीने की चीज़ में मिलावट कर देता है, जहरीली बना देता है। ई द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं सोसाइटी की उन पर गवर्न कर लेता है। एफ द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत की प्रैक्टिस आज भी अपनाता है तो वह भी उससे भी ईएम साहब को जानकारी मिलती है, तो क्या करवाएंगे उससे। अब आगे देखिए जी द कस्टम्स एक्ट 1962, या विदेश देश से कुछ चीज़ें लेके आता है इंडिया में चोरी छुपे और टैक्स नहीं भरता है। एज द फॉरनर्स एक्ट 1946, जो या फिर जो फॉरनर व्यक्ति जो बाहर से इंडिया में घूमने आए उनके साथ कुछ ऑफेंस करता है। अब सब एट 2 एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी अदर लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिंग ऑफ होर्डिंग और प्रोफिटरिंग और ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रग्स ऑफ करप्शन, कोई और अन्य अपराध करता है जो भी किसी कानून का पीनल लॉ का है, और वो किससे संदर्भ रखता है, सीधा होर्डिंग से संदर्भ रखता है वह कानून पीनल लॉ, प्रॉफिटियरिंग से संदर्भ रखता है, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड से संदर्भ रखता है, और ड्रग्स और करप्शन से, पैसा मतलब भ्रष्टाचार से संदर्भ रखता है वह व्यक्ति, मतलब और करता है। अब जी इज सो डेस्परेट एंड डेंजरस एज टू टेंडर इज बीइंग एट लार्ज, वो इतना डेस्परेट है, वो इतना नोटोरियस है कि वो बाहर तो रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो हैबिचुअल है, क्योंकि एज टू टेंडर इज बीइंग एट लार्ज कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसको तो बाहर खुले में छोड़ना हमारे लिए गड़बड़ी है, हमारे लिए खतरा है। विदाउट सिक्योरिटी हजार्डियस टू द कम्युनिटी, और बिना सिक्योरिटी लिए तो उसको जनता जनार्दन के बीच में छोड़ ही नहीं सकते, वो ऐसा अपराधी है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, और उसको समुदाय में, कम्युनिटी में, समाज में छोड़ ही नहीं सकते विदाउट टेकिंग सिक्योरिटी। तो अब लेटर पार्ट पढ़ रहा हूँ मैं सेक्शन 110 का 110 का। सच मैजिस्ट्रेट में इन द मैनर हेयर इन प्रोवाइडेड, तो मैजिस्ट्रेट साहब यही मैनर अपनाएंगे और क्या करेंगे, रिक्वायर सच पर्सन टू शो कोज बाई शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड। अब उसको शो कोज नोटिस भेजेंगे उस हैबिचुअल ऑफेंडर को, और उससे पूछेंगे कि बताओ कि तुमसे क्यों सिक्योरिटी ना भरवाई जाए, विद श्योरिटीज, और भाई श्योरिटीज तो देनी पड़ेगी हैबिचुअल ऑफेंडर को, फॉर इज गुड बिहेवियर फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years, और उस हैबिचुअल ऑफेंडर से भी सिक्योरिटी मुचलके में उसको लिया जाएगा, उससे मुचलका भरवा लिया जाएगा कि तुम अपना अच्छा व्यवहार रखोगे, गुड बिहेवियर रखोगे, और कितने समय तक के लिए वह मुचलका कामयाब रहेगा, एक्टिव में रहेगा, 3 साल के लिए, 3 years तक के लिए, ठीक है। एज द मैजिस्ट्रेट थिंग्स फिट, और जैसा भी मैजिस्ट्रेट को उचित लगे 1 दिन से लेकर 3 साल तक का मुचलका उससे एंटर करवा सकते हैं, और उसमें मुचलके में रकम भरवा सकते हैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कि तुमने कुछ भी गड़बड़बाजी की तो इतने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। यह था हमारा सेक्शन 110। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 111 सेक्शन 111 ऑफ CRPC। ऑर्डर्स टू बी मेड, क्या ऑर्डर्स बन सकते हैं, दे सकता है कौन। व्हेन अ मैजिस्ट्रेट एक्टिंग अंडर सेक्शन 107, 108, 109, 110, जब मैजिस्ट्रेट साहब 107 में, 108 में, 109 में, 110 में, तो कौन, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब एक्ट कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। डीम्स इट नेसेसरी टू रिक्वायर एनी पर्सन टू शो कोज, जरूरी समझते हैं या क्या जरूरी समझते हैं कि किसी व्यक्ति को बुलाया जाए और उससे पूछा जाए, शो कोज, उससे शो कोज मतलब शो कोज नोटिस भेजा जाए उसके बाद, और उससे पूछा जाए क्या पूछा जाए, ही शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग सेटिंग फॉर द सब्सटेंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड, द अमाउंट ऑफ द बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड, द टर्म्स for which it is to be enforced and the numbers, character and class of sureties if any required। और मैजिस्ट्रेट साहब क्या उसको बुला के क्या ऑर्डर कर देंगे कि तुम
ही शैल मेक एन ऑर्डर, मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर कर देंगे लिखित में, सेटिंग फोर्थ द सब्सटेंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी मजिस्ट्रेट साहब को मिली है वो उस अपराधी को बताएंगे कि मेरे को यह जानकारी आई है, मैंने यह जानकारी प्राप्त की है, तुम यह करने वाले हो, तुम अपने आप को कंसील करने वाले कोई अपराध करने के लिए, और कॉग्निजेबल अपराध तुम करोगे, और कोई अपना अड्डा बना रहे हो अंडरग्राउंड होने के लिए, या कोई तुम हैबिचुअल ऑफेंडर हो, तो उससे पूछा जाएगा और उसको जो जानकारी मिली है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को वो बताई जाएगी पहले, ठीक है। द अमाउंट ऑफ द बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड, और मैं मुचलका तुमसे कितने रुपए का भरवाऊंगा वह भी उस लिखित ऑर्डर में लिखा होगा, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख। द टर्म फॉर विच इट इज़ टू बी इन्फोर्स, और वो समय भरवाया जाएगा जो भी 1 साल का था या 3 साल का था, हमारे पीरियड्स में 106 और 110 में 3 साल का था, 107, 108, 109 में 1 साल का था, तो वह टर्म, वह समय, वह कार्यकाल भी भरवा दिया जाएगा कि मुचलका कितने समय तक फोर्स में रहेगा। एंड द नंबर, और क्या नंबर रहेंगे उसकी शॉर्टेज के, कितने शॉर्टेज ली जाएंगी उससे, 1, 2, 3, 4, 5 कितनी ली जाएंगी। करेक्टर एंड क्लास ऑफ शॉर्टेज, और जो वह शॉर्टेज प्रोवाइड कर रहा है उनका चरित्र कैसा है उसका भी ऑर्डर लिखा जाएगा, और क्लास ऑफ शॉर्टेज मतलब कौन सी क्लास की शॉर्टेज आप लेके आओगे वो भी लिखा जाएगा उस ऑर्डर में, ठीक है। तो यह सेक्शन 111 ऑर्डर टू बी मेड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी बता दिया है। अब सेक्शन 112 112 IPC 112 ऑफ 112 ऑफ CRPC, सॉरी मैं IPC बोल गया, सॉरी 112 ऑफ द CRPC हम पढ़ेंगे। प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट, अब प्रक्रिया किस संदर्भ में, एक व्यक्ति अदालत में ही उसकी हाजिरी है, वो जज के सामने खड़ा है, तो उसमें क्या प्रोसीजर होगा। इफ द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम सच ऑर्डर इज मेड इज प्रेजेंट इन अ कोर्ट, जिस व्यक्ति के विरुद्ध यह 111 वाला ऑर्डर मेड हुआ है वो जज साहब की आंखों के सामने ही खड़ा है, इट शैल बी रेयर्ड ओवर टू हिम, तो उसके सामने वो जो व्यक्ति खड़ा है जो जिससे कि मुचलका भरवाया जाएगा 107 में, 108 में, 109 में, 110 में, 106 में, तो अगर वो सामने ही खड़ा जज साहब के तो उसको ऑर्डर पढ़ के सुनाया जाएगा जो जज साहब ने करा है, EM साहब ने करा है, या कोर्ट ऑफ सेशन ने 106 में और जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने 106 में करा है, तो उसको सुनाया जाएगा पढ़कर। और इफ ही सो डिजायर्स, या फिर वो जो व्यक्ति जिसके खिलाफ ऑर्डर हुआ है वो अगर कल्पना करता है, द सब्सटेंस देयर शैल बी एक्सप्लेन टू हिम, तो उस ऑर्डर की क्या सब्सटेंस है, मतलब उसकी ब्रीफिंग, उसका मतलब उसे समझाया जाएगा कि भाई मुझे करना क्या है, ठीक है। उसको मोटा मोटा ऊपर से सब्सटेंस की मेन चीज़ आपको यह करनी है तो वह बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा हुआ सेक्शन 112 पूरा CRPC का। 113 सम्मन्स और वारंट इन केस ऑफ पर्सन नॉट सो प्रेजेंट, अब सम्मन भेजा जाएगा या वारंट काटा जाएगा उस व्यक्ति के लिए जिसके खिलाफ ऑर्डर हुआ है 111 में, पर वो कोर्ट में उसकी उपस्थिति नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो अब क्या होगा। इफ सच पर्सन इज नॉट प्रेजेंट इन कोर्ट, अगर वह व्यक्ति जिसके खिलाफ ऑर्डर हुआ है वो प्रेजेंट नहीं है कोर्ट में, द मैजिस्ट्रेट शैल इशू अ सम्मन्स रिक्वायरिंग टू अपीयर, तो मैजिस्ट्रेट साहब एक सम्मन काट देंगे और उस सम्मन में क्या लिखा होगा कि तुम अपनी हाजिरी दो अदालत में। और व्हेन सच पर्सन इज इन कस्टडी, या वह व्यक्ति पहले से ही कस्टडी में, हिरासत में, पुलिस की जुडिशियल कस्टडी में है, ठीक है, तो अ वारंट डायरेक्टिंग द ऑफिसर इन हुज कस्टडी इज टू ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट, तो एक वारंट डायरेक्ट हो जाएगा, किसको डायरेक्ट होगा, किसको निर्देश दे दिए जाएंगे, पुलिस ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर को नहीं, उस अधिकारी को जिसकी हिरासत में वह व्यक्ति है, जिसकी कस्टडी में वह व्यक्ति है, जिसके खिलाफ ऑर्डर होना है कि उस व्यक्ति को मेरे पास लेके आओ अदालत में, तो वारंट किसको डायरेक्ट होंगे, ये अरेस्ट वारंट नहीं है, सीधे वारंट है कि उस व्यक्ति को कस्टडी से लेके आओ, मेरे पास लेके आओ, तो यह प्रोडक्शन वारंट होता है, ठीक है। तो हमारा हुआ सेक्शन 113 का पैरा 1 पूरा प्रोवाइजो पढ़ेंगे। 113 का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट वेन एवर इट अपीयर्स टू सच मैजिस्ट्रेट, बताया गया है जब भी मैजिस्ट्रेट साहब को अपीयर दिखता है, क्या दिखता है, अपॉन द रिपोर्ट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, किसने रिपोर्ट सबमिट की है, पुलिसकर्मी ने, और अपॉन अदर इन्फॉर्मेशन, या कोई और अन्य व्यक्ति इन्फॉर्मेशन देता है मैजिस्ट्रेट साहब को, द सब्सटेंस ऑफ विच रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय द मैजिस्ट्रेट, जो उसको पुलिसकर्मी है वो अन्य व्यक्ति जानकारी देगा मैजिस्ट्रेट साहब को, वह उन्हें सब्सटेंस को रिकॉर्ड कर लेंगे। डैट देयर इज रीजन टू फियर द कमीशन ऑफ द ब्रीच ऑफ द पीस, की शांति भंग होने वाली है, और एक जिसने जानकारी दी है पुलिसकर्मी ने और उस अन्य व्यक्ति ने, उनको डर है, सोसाइटी में, समुदाय में डर फैला हुआ है कि शांति भंग होने वाली है जनता जनार्दन के बीच में। एंड डैट सच ब्रीच ऑफ द पीस कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, और यह ब्रीच होकर ही रहेगा, इसको टाला नहीं जा सकता। अदरवाइज कैसे टाला जा सकता है, देन बाय द इमीडिएट अरेस्ट ऑफ सच पर्सन, की उस व्यक्ति को जो शांति भंग करने वाला है उसकी इमीडिएट अरेस्ट, तुरंत उसको अरेस्ट, गिरफ्तार कर लिया जाए तो ही टाला जा सकता है वह शांति भंग होने का अपराध। द मैजिस्ट्रेट में एट एनी टाइम इशू अ वारंट फॉर दिस अरेस्ट, तो मैजिस्ट्रेट ऐसे में किसी भी समय अरेस्ट कर लेंगे, अरेस्ट का वारंट निकाल देंगे और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करवा लेंगे, ठीक है। मुचलका भरवाने के बाद भी अरेस्ट हो सकता है उस व्यक्ति का, भाई उसने मुचलका भर दिया
और फिर भी ब्रीच कर दिया, फिर भी शांति भंग करने की तरफ वह चल रहा है, तो भी उसको अरेस्ट करवाया जा सकता है। यही सेक्शन 113 सीआरपीसी की लैंग्वेज बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। अब सेक्शन 114 114 सीआरपीसी, कॉपी ऑफ ऑर्डर टू एकम्पनी सम्मन्स और वारंट। कॉपी ऑफ ऑर्डर जो नकल रहेगी किसकी, ऑर्डर की, भाई जो 106 से लेके हमने जो अभी तक 113 तक पढ़े, कोई ऑर्डर तो होगा उसमें, मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर तो करेंगे। कॉपी ऑफ ऑर्डर टू एकम्पनी सम्मन्स और वारंट, जो नकल एक नकल भेजी जाएगी जो ऑर्डर की, और किसके साथ, सम्मन के साथ और वारंट के साथ, यही 114 कह रहे तो बॉडी पढ़ते हैं। एवरी सम्मन्स और वारंट, हर एक सम्मन और हर एक वारंट इशूड अंडर सेक्शन 113 जो सेक्शन 113 में इशू होता है, शैल बी एकम्पनीड बाय कॉपी ऑफ द ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 111। तो एकम्पनी होगा, उसके साथ क्या जोड़ कर भेजा जाएगा, वह ऑर्डर जो कि 111 में मेड हुआ है। 111 में क्या मेड हुआ था, ऑर्डर टू बी मेड, वो ऑर्डर उसकी नकल उसके साथ सम्मन के साथ वारंट के साथ चिपका कर भेजी जाएगी, ठीक है। एंड सच कॉपी शैल बी डिलीवर्ड बाय द ऑफिसर सर्विंग और एग्जीक्यूटिंग सच सम्मन्स और वारंट टू द पर्सन सर्व्ड विद और अरेस्टेड अंडर द सेम। तो उस नकल की कॉपी को जो 111 में जो ऑर्डर मेक किया है मजिस्ट्रेट साहब ने, 107 का, 108 का, 109 का, 110 का, तो एक जो अधिकारी है जो उसको सर्व करेगा वारंट को एग्जीक्यूट करेगा, सम्मन को सर्व करेगा, तो क्या करेंगे वो, सर्व्ड विद द ऑफिसर सर्विंग द और एग्जीक्यूटिंग सच सम्मन्स और वारंट टू द पर्सन सर्व्ड विद और अरेस्टेड अंडर द सेम। उस व्यक्ति को जिसका ऑर्डर है, जिसके खिलाफ ऑर्डर है, उसको सर्व कर दिया जाएगा। तो यह हमारा हुआ सेक्शन 114 सीआरपीसी कंप्लीट। अब सेक्शन 115, पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस। शक्ति किसकी, जज साहब की, मजिस्ट्रेट साहब की हाजिरी अगर नहीं दे रहा है तो उसको डिस्पेंस कर दे, पर्सनल हाजिरी को डिस्पेंस कर दे, मतलब नहीं चाहिए तेरी हाजिरी। द मैजिस्ट्रेट में, जज साहब किसी भी समय, मैजिस्ट्रेट, क्रिमिनल मैजिस्ट्रेट, इफ़ ही सी सफिशिएंट कोज, अगर उन्हें उचित कारण लगते हैं, डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन कॉल्ड अपॉन टू शो कोज वाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर कीपिंग द पीस। जो पहले व्यक्ति उन्होंने शो कोज नोटिस में किसी व्यक्ति का नाम लिखकर उसे बुलाया था, अब बाद में शो कोज नोटिस काटने के बाद मजिस्ट्रेट साहब क्या कर रहे हैं, डिस्पेंस कर रहे हैं उसको हाजिरी को, कि तुम मत आओ, शो कोज नोटिस काटा था, मत आओ, तुम मत आओ, मेरे पास कोई अपनी, मतलब मेरे को मत बताओ कि तुम्हें से क्यों मुचल का नहीं दे जाए, मत कोई आने की जरूरत नहीं है, तो क्यों नहीं आने की जरूरत। और फॉर गुड बिहेवियर, अच्छे व्यवहार करने के लिए जो शोकोज नोटिस भेजा गया था कि तुमसे क्यों मुचल का ना भरवाया जाए। एंड मे परमिट हिम टू अपीयर बाय प्लीडर, और या तो उसको इजाज़त दे देंगे कि तुम मत आओ, तुम्हारी पर्सनल हाजिरी कि तुम्हें शोकोज नोटिस करना था, मेरे को बताना था कि क्यों तुमसे वारंट वो मुचल का ना लिया जाए, तुम अपने वकील को भेज देना, उससे हम पूछ लेंगे। ये ऐसा इसलिए होता है 115 में, ये इसलिए होता है क्योंकि भाई कोई बाहुबली है किसी एरिया का और उसे कोर्ट में बुला लिया, तो उसके जो समर्थक है, उसके जो गैंग मेंबर्स हैं, क्या वो एक्टिव ना हो जाए और सोसाइटी में वो तो शांति भंग ना करे, लेकिन उसके गैंग मेंबर शांति भंग कर दें। तो ऐसा किया जा रहा है कि उसको ना बुलाया जाए, अपराधी को, जो शांति भंग करने वाला है, जिसके प्रति जानकारी मिली है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को या कोर्ट ऑफ सेशन को 106 में, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। तो ये कह रहा है कि उसका वकील हाजिरी दे दे और उसका वकील बता दे कि क्यों भाई तुम्हारे क्लाइंट से मुचलके में आने के लिए ना बोला जाए। तो यह हुआ हमारा सेक्शन 115 पूरा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 116। सेक्शन 116 बहुत लेंदी है, ये इतना आता नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। 116 को हम छोड़ देते हैं। अब हम पढ़ेंगे ये इंक्वायरी के बताता कि इंक्वायरी कैसी होगी। इंक्वायरी एज अ ट्रूथ ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो मजिस्ट्रेट साहब को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को जो जानकारी मिली है उसकी इंक्वायरी करेंगे इसमें 116 में। अब ये इतना ज़रूरी नहीं है, इससे कोई भी क्वेश्चन कभी मैंने नहीं देखा। 116 आप छोड़ भी सकते हो। ये इंक्वायरी, ये मजिस्ट्रेट साहब जब आप लग जाओगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट PCS क्लियर करके जब लगोगे, या फिर आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट लग जाओगे, तब आपके इसमें इंक्वायरी दी गई, तब पढ़ना पड़ेगा कि आप क्या प्रक्रिया फॉलो करोगे, आप इंक्वायरी कैसे चलाओगे। तो 116 को हम छोड़ सकते हैं। अब 117 ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी। ऑर्डर किसके लिए की, सिक्योरिटी दो मेरे को। 117 इंपॉर्टेंट है। इफ अपॉन सच इंक्वायरी, जो 116 में इंक्वायरी करी, इट इज़ प्रूव दैट इट इज़ नेसेसरी फॉर कीपिंग द पीस। यह साबित हो गया है कि शांति बनाए रखना मुकम्मल है, शांति बनाए रखना जरूरी हो गया है, और मेंटेनिंग गुड बिहेवियर, या अच्छा व्यवहार रखवाना किसी व्यक्ति का अनिवार्य हो गया है। एज द केस में, जैसा भी मुकदमा हो, डेट द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम द इंक्वायरी इज मेड। और 116 में जिस व्यक्ति के विरुद्ध, जिस व्यक्ति के संदर्भ में इंक्वायरी चली थी 116 में, शुड एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, की उसे एक मुचलके में एग्जीक्यूट होना पड़ेगा, आना पड़ेगा, विद और विदाउट शॉर्टेज, या तो शॉर्टेज के साथ या शॉर्टेज के बिना। द मैजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर अकॉर्डिंगली। तो मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, एक ऑर्डर मेक कर देंगे, एक ऑर्डर निकाल देंगे इसी हिसाब से, इसी संदर्भ में। प्रोवाइड डेटा, प्रोवाइड जो क्या बता रहा है, ए
नो पर्सन शेल बी ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी, कोई भी व्यक्ति को ऑर्डर नहीं किया जाएगा कि तुम सिक्योरिटी दो। ऑफ अ नेचर डिफरेंट फ्रॉम, किस नेचर की सिक्योरिटी, जो डिफरेंट है, कोई अलग है किससे। और ऑफ एन अमाउंट लार्जर देन, या कोई अमाउंट ऑर्डर में था उससे लार्जर अमाउंट की सिक्योरिटी उससे नहीं ली जा सकती। और फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन, या फिर कोई पीरियड लॉन्गर है जो 3 साल 1 साल, जो मैंने बताया था अभी 106 से लेकर 110 में, कोई इसमें जो पीरियड स्पेसिफाई है उससे ज़्यादा पीरियड के लिए नहीं ले सकते सिक्योरिटी। डेट स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 111, जो 111 के अंडर ऑर्डर मेड होगा, ऑर्डर्स टू बी मेड 107, 108, 109, 110 का, तो जो उसमें सिक्योरिटी है वो उससे ज़्यादा नहीं होगी, और जो समय है वो एक्सीड भी नहीं करेगा उस सिक्योरिटी का। ये बता रहा है 117 का प्रोवाइजो ए। अब बी, द अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड शैल बी फिक्स्ड विद ड्यू रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड शैल नॉट बी एक्सेसिव, तो जो मुचलके का अमाउंट भरवाया जाएगा, उस बॉन्ड का अमाउंट भरवाया जाएगा, वह तय किया जाएगा, और हालातों पर उस जो कैसी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हालातों पर उसको तय किया जाएगा, और वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। यूँ नहीं होना चाहिए कि मुचलके में आपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब ने मुचलके में अमाउंट भरवाना था 2 लाख, लेकिन मुचलके में अमाउंट भरवा दिया 2 करोड़, अब अपराधी कहाँ से लाएगा, ठीक है, तो यह भी नहीं होना चाहिए। अब प्रोवाइजो सी, व्हेन द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom द इंक्वायरी इज मेड इज अ माइनर। अब 116 में किसी व्यक्ति के प्रति इंक्वायरी करी थी और वह व्यक्ति निकला माइनर, वह बच्चा निकला 18 साल से कम का बालक। द बॉन्ड शेल बी एग्जीक्यूटेड ओनली बाई शॉर्टीज, तो बॉन्ड ऑफ वह मुचलके में वह माइनर एग्जीक्यूट नहीं, वो माइनर एंटर नहीं करेगा, उसकी शॉर्टीज अब बॉन्ड एग्जीक्यूट करेंगी। शॉर्टीज जो बनने वाली थी ना, अगर वह माइनर नहीं होता तो वह शॉर्टी लेके आता ना, तो यही कह रहा है अब जो शॉर्टी माइनर की बनेंगी वही मुचलके में रकम भरेंगी, वही अमाउंट बनेंगी, ठीक है। तो यह हुआ हमारा कंप्लीट सेक्शन 117 हमारा कंप्लीट हुआ। पढ़ेंगे हम 118 सेक्शन 118 CRPC, डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट। अब डिस्चार्ज कर दिया जाएगा जिस व्यक्ति के विरुद्ध जानकारी आई थी। अब कैसे किया जाएगा, बॉडी पढ़ते हैं। इफ़ ऑन एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 116 में वो मजिस्ट्रेट साहब ने EM साहब ने इंक्वायरी की थी, उसके तहत क्या पाया गया, इट इज़ नॉट प्रूव दैट इट इज़ नेसेसरी फॉर कीपिंग द पीस। यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं लगता मजिस्ट्रेट साहब को, EM साहब को, जिन्होंने इंक्वायरी की थी 116 में, कि शांति बनाए रखना जरूरी है इस व्यक्ति के लिए, मतलब ये कुछ कर ही नहीं रहा है ऐसा काम। और मेंटेनिंग गुड बिहेवियर, या इस व्यक्ति का अच्छा व्यवहार रखना, बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि इसका पहले से अच्छा व्यवहार है, गलत जानकारी थी वो। एज द केस में भी जैसे मुकदमा हो, डेट द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom द इंक्वायरी इज मेड, जिस व्यक्ति के संदर्भ में इंक्वायरी मेड की गई थी 116 में, शुड एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, की इस व्यक्ति को कोई बॉन्ड में आने की जरूरत नहीं है। द मजिस्ट्रेट शेल मेक एन एंट्री ऑन द रिकॉर्ड टू डेट अफेक्ट, तो मजिस्ट्रेट एंट्री कर लेंगे, एक किसी रजिस्टर में एंट्री कर लेंगे इस संदर्भ में, इस नतीजे में, इस परिणाम में। एंड इफ सच पर्सन इज इन कस्टडी ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसी पर्पस के लिए है कि वह इंक्वायरी उसके ऊपर चलाई जा सके, सिर्फ उसी लिए उसको हिरासत में रखा हुआ है, और बाद में इंक्वायरी करने के बाद जब कंक्लूड हो जाती है, जब पता लगता है कि कोई ज़रूरत ही नहीं है इसको शांति बनाए रखने की, तो झूठी इन्फॉर्मेशन थी। शैल रिलीज हिम, तो मैंडेटरी है, उसको छोड़ दिया जाएगा इंक्वायरी के बाद अगर वह हिरासत में है तो। और इफ सच पर्सन इज नॉट इन कस्टडी शैल डिस्चार्ज हिम, अगर वह कस्टडी में नहीं है तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा उस व्यक्ति को, क्योंकि जानकारी प्रूव ही नहीं हो पाई, साबित ही नहीं हो पाई कि शांति बनाए रखना जरूरी है इस व्यक्ति के लिए, या फिर किसके लिए ज़रूरी है, या फिर गुड बिहेवियर, अच्छा व्यवहार रखना जरूरी है इस व्यक्ति को, क्योंकि उसका पहले से अच्छा व्यवहार है, लेकिन जानकारी ही कोई फॉल्स मिल गई थी, ठीक है। तो यह हमारा हुआ सेक्शन 118 118 ऑफ CRPC कंप्लीट। हम पढ़ेंगे सेक्शन 119 119 CRPC, कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। सिक्योरिटी वो मुचलके की, मतलब कहाँ से कमेंसमेंट होगी जो आपने ले लिया मुचलका, वो बता रहा है 119 का 1। इफ एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, इन रिस्पेक्ट ऑफ whom एन ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी इज मेड अंडर सेक्शन 106 और 117, एक व्यक्ति के संदर्भ में ऑर्डर मेड होता है और जिसे सिक्योरिटी ले ली जाती है, मुचलका भरवा लिया जाता है 106 के अंतर्गत या 117 के अंतर्गत, इज एट द टाइम सच ऑर्डर इज मेड सेंटेंस टू, और जिस टाइम ऑर्डर मेड हुआ है उसको सजा दी जाती है, जेल की सजा कटवाई, मतलब दे दी जाती है। और अंडर गोइंग अ सेंटेंस ऑफ, या वो पहले से ही जेल की सजा काट रहा है, ओ इम्प्रिजमेंट, जेल की सजा काट रहा है। द पीरियड फॉर विच सच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड शेल कमेंस ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ सच सेंटेंस, तो अब जो अब उसको कन्विक्शन हो गई थी, अब वो अपनी जेल की सज़ा काट के आएगा। जैसे उसको 2 साल की सज़ा हुई, अब उसे उसी दिन, जिस दिन सेंटेंस करी, उसी दिन उसको मुचलके में आने के लिए बोल दिया। तो वह पीरियड, वह जब 3 साल का पीरियड जो 106 में जब कन्विक्शन करते हैं, जब भरवाते हैं मुचलका 3 साल तक के पीरियड के लिए, 1 दिन से लेके 3 साल तक के पीरियड के लिए, तो वो कहाँ से कमेंट्स होगा, वो वहाँ से कमेंट होगा जैसे वो 2 साल की अपनी जेल पूरी काट के आ जाएगा, उसके बाद से वह 3 साल कैलकुलेट होंगे, ठीक है। यही हमें 119 का 1 बता रहा है, 119 का 2। इन अदर केसेज सच पीरियड शेल कमेंस ऑन द डेट ऑफ सच ऑर्डर, और जो अन्य केसेज हैं
106 और 117 के केसेस को छोड़ के उन केसेस में वो पीरियड कहाँ से कमेंस होगा, ऑन द डेट ऑफ सच ऑर्डर, जब से वह ऑर्डर हुआ होगा तो जब से कैलकुलेट हो जाएगा, कमेंस हो जाएगा। अनलेस एक्सेप्शन क्या है, द मैजिस्ट्रेट फॉर सफिशिएंट रीजंस फिक्सेस अ लेटर डेट। एक्सेप्शन इसमें भी है कि मैजिस्ट्रेट की मर्जी है, मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिप्शन है, वो कोई बाद की तारीख अगर उस मुसलके की फोर्स के लिए कमेंसमेंट के लिए तय करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यह हुआ हमारा 119 का सबसेक्शन 2 CRPC का। हम पढ़ेंगे सेक्शन 120 120। मैं सारे सेक्शन बिल्कुल एक्सप्लेनेशन में करवा रहा हूँ, डिटेल में करवा रहा हूँ, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरी वीडियो को जो मेरे मुख से शब्द निकल रहे हैं उन्हें भी सुन लेंगे तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुरंत PT एग्जाम में गोले पे गोला आप लगाओगे। अब सेक्शन 120 हम पढ़ेंगे जो कि बोलता है कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड के क्या कंटेंट्स होंगे, उसमें क्या लिखा होगा मुचलके में। द बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी सच पर्सन शैल बाइंड हिम टू कीप द पीस। जो मुचलका एक व्यक्ति भरेगा तो वो मुचलका हवा में नहीं भर देगा, वो मुचलका भरेगा तो उसको वो मुचलका क्या बाइंड कर देगा, उसको बांध के रख देगा, उसको बांधे कर देगा। क्या, टू कीप द पीस, कि तुम शांति बनाए रखोगे, और टू कीप गुड बिहेवियर, तुम अच्छा व्यवहार बनाए रखोगे। एज द केस में भी, जैसा भी मुकदमा जैसा भी बॉन्ड हो। एंड इन द लेटर केस द कमीशन और अटेम्प्ट टू कमिट, और गुड बिहेवियर के केस में द कमीशन और अटेम्प्ट टू कमिट और द अबैटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल बी इम्प्रिजमेंट वेयर इट मे बी कमिटेड इज द ब्रीच ऑफ द बॉन्ड। अगर आपने कोई अपराध कर दिया, जो लेटर केस में जब आपको अच्छा व्यवहार करने के लिए बोला गया था, अगर आपने कोई अपराध कर दिया फिर भी मुचलके में आने के बाद भी, तो आपको क्या माना जाएगा कि आपने बॉन्ड की उल्लंघना कर दिया है, आपने बॉन्ड की वॉयलेशन कर दी है, और आपने फिर कोई अपराध कर दिया, आपने अपराध कर दिया या अटेम्प्ट कर दिया या फिर अबैटमेंट कर दी किसी अपराध के लिए और आपको दोषी पाया जाता है, आपके ऊपर ट्रायल भी चालू हो जाती है, तो आपको माना जाएगा कि आपने बॉन्ड का भी उल्लंघन किया है। फिर आपको उस अपराध की तो सज़ा मिलेगी, साथ में बॉन्ड को आपने जो वॉयलेट किया है उसकी भी सज़ा मिलेगी, ठीक है। और आपका बॉन्ड भी फॉरफिटेड, जब्ती कर ली जाएगी, आपसे जो रकम भरवाई गई है वह भी ले ली जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 120। हम सेक्शन पढ़ेंगे 121, पावर टू रिजेक्ट शॉर्टीज़। EM साहब की, जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, कोर्ट ऑफ सेशन साहब की सख्ती कि जो शॉर्टीज़, वो व्यक्ति जो मुचलके में आया वो शॉर्टीज़ लेके आया पर वो बेकार हैं, वो किसी काम की नहीं है, तो उनको रिजेक्ट करने की पावर है 121 में। अब 121 का 1, अ मैजिस्ट्रेट में रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट एनी शॉर्टी। मैजिस्ट्रेट साहब, EM साहब, जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब रिजेक्ट कर सकते हैं, रेफ्यूज़ कर सकते हैं, मना कर सकते हैं कि मैं इस श्योरिटी को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, स्वीकार नहीं करूँगा। क्यों? ऑफर्ड, जो कि ऑफर्ड की गई है मुचलके के साथ उस अपराधी द्वारा। और मे रिजेक्ट एनी श्योरिटी प्रीवियसली एक्सेप्टेड बाय हिम, या कोई पहले श्योरिटी एक्सेप्ट कर ली गई थी, स्वीकार कर ली गई थी, उसको रिजेक्ट कर देंगे, उठाएंगे उसको, देखेंगे ये तो गड़बड़ है, तो डिफॉल्टर श्योरिटी है, चलो भगाओ। और हिज प्रेडिसर अंडर दिस चैप्टर, या फिर जिस मजिस्ट्रेट साहब ने श्योरिटी ली थी वह भी कर सकते हैं, या जो कोई अगला जज साहब उनके ऑफिस में आता है वह भी कर सकते हैं उस श्योरिटी को रिजेक्ट। ऑन द ग्राउंड दैट सच श्योरिटी इज एन अनफिट पर्सन, और किस आधार पर करेंगे उसे रिजेक्ट और रेफ्यूज करेंगे कि यह श्योरिटी तो अनफिट है, ये तो तंदुरुस्त व्यक्ति है ही नहीं, ये तो डिफॉल्टर है। फॉर द पर्पज ऑफ द बॉन्ड, इस मुचलके के लिए ये तंदुरुस्त सिक्योरिटी नहीं है, यह डिफॉल्टर है, इसके पास ये सफिशिएंट पर्याप्त सोर्सेज है ही नहीं जो कि ये श्योरिटी बना बैठा है। तो यह 120 का 1 कह रहा है। अब 120 के 1 का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड बिफोर और रेफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग एनी सच श्योरिटी, बताया गया है कि ऐसी श्योरिटी को रेफ्यूज़ करने, स्वीकार करने से, मतलब आप रेफ्यूज़ कर रहे हो या फिर आपने रेफ्यूज़ कर ली थी और फिर आप बाद में रिजेक्ट करें तो क्या करोगे। ही शैल इधर हिमसेल्फ होल्ड एन इंक्वायरी, तो वह मजिस्ट्रेट साहब या तो खुद इंक्वायरी होल्ड कर लेगा श्योरिटी की फिटनेस के ऊपर, या कौन करेगा, ऑन ओथ इनटू द फिटनेस ऑफ द श्योरिटी, और शपथ लेगा, शपथ पे इंक्वायरी होल्ड करेगा, किसकी, उसी श्योरिटी की इंक्वायरी होल्ड करेगा शपथ पर, उससे शपथ ली जाएगी, किसे, श्योरिटी से। और कॉज सच इंक्वायरी टू बी हेल्ड एंड अ रिपोर्ट टू बी मेड देयर ऑन बाय मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम, या कोई और अन्य मैजिस्ट्रेट है उसको भी बोल देगा कि तुम इस श्योरिटी के फिटनेस के ऊपर इंक्वायरी करो। मान लीजिए चलिए कोई चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब है या कोई और मैजिस्ट्रेट साहब हैं, तो EM साहब वो भी किसी को बोल सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट को जो नया ट्रेनी आया कि तुम इसके क्या ये श्योरिटी फिट है, तंदुरुस्त है, इंक्वायरी करके लाओ और मुझको बताओ, ठीक है। तो वह भी हो सकता है। अब 121 का 2, सच मैजिस्ट्रेट शैल है, मैंडेटरी है, बिफोर होल्डिंग द इंक्वायरी, होल्डिंग एक इंक्वायरी होल्ड करने से पहले, गिव रीजनेबल नोटिस टू श्योरिटी एंड द पर्सन बाय हुम द श्योरिटी वाज ऑफर्ड, नोटिस दिया जाएगा किसको, श्योरिटी को, जिसको वो अनफिट घोषित करने वाले हैं, रिजेक्ट करने वाले हैं, रेफ्यूज करने वाले हैं, और उस व्यक्ति को भी जिसने वह श्योरिटी ऑफर की है, मतलब वह व्यक्ति जिससे बॉन्ड भरवाया जा रहा है। एंड शैल इन मेकिंग द इंक्वायरी, और जब वो और शैल मैंडेटरी है, जब वह इंक्वायरी मेक कर रहे होंगे
होल्ड कर रहे होंगे, रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस एड्यूस्ड बिफोर हिम। तो अगर कोई श्योरिटी ने या उस व्यक्ति ने जो मुचलके में आया कोई गवाही देना चाहता है, कोई अपने सबूत देना चाहता है, तो उस चीज़ को भी, उस सब्सटेंस को रिकॉर्ड कर लेंगे। कौन? वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब या वो सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट जो इंक्वायरी होल्ड कर रहे हैं। यह है हमारा 121 का 2, 121 का 3। इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड, मजिस्ट्रेट साहब को संतुष्टि मिल जाती है। आफ्टर कंसिडरिंग द एविडेंस सो एड्यूस, जो गवाही उस श्योरिटी ने दी है या फिर उस व्यक्ति ने दी है जिससे मुचलका भरवाया जाता है, ईदर बिफोर हिम और बिफोर अ मजिस्ट्रेट डेप्यूटेड अंडर सबसेक्शन 1, या तो वो गवाही खुद वो मजिस्ट्रेट ले लेता है जो भरवाएगा अपने अदालत में, ईएम साहब या कोई सबऑर्डिनेट साहब भी वो गवाही जिसके सामने आई है वो भी। एंड द रिपोर्ट ऑफ सच मजिस्ट्रेट इफ एनी, अगर कोई सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट है उसकी रिपोर्ट अगर कोई है तो, दैट द श्योरिटी इज एन अनफिट पर्सन, की शायद श्योरिटी तो सही में मैंने इंक्वायरी होल्ड की है जिसको ऑर्डर किए गए थे सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट, या बोलेंगे कि डेट द श्योरिटी इज एन अनफिट पर्सन, अपनी रिपोर्ट में बोलेंगे कि यह श्योरिटी तो तंदुरुस्त व्यक्ति है ही नहीं, ये तो इनसफिशिएंट है, ये तो पर्याप्त व्यक्ति है ही नहीं। फॉर द पर्पसेज ऑफ द बॉन्ड, और किसके लिए? इस मुचलके के पर्पसेज के लिए। ही शैल मेक एन ऑर्डर रेफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग, तो अब मजिस्ट्रेट साहब जिसने वह बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया था, वह बॉन्ड एक व्यक्ति को बोला था कि मुचलके में आओ, उसको बोल देंगे, एक ऑर्डर निकाल देंगे और श्योरिटी को रेफ्यूज़ कर देंगे लेने से, और रिजेक्ट कर देंगे, अगर पहले ली हुई थी तो रिजेक्ट कर देंगे। एज द केस में भी जैसा भी मुकदमा हो, सच श्योरिटी एंड रिकॉर्डिंग हिज रीजन्स फॉर सो डूइंग, और स्पीकिंग ऑर्डर होंगे अगर किसी श्योरिटी को रेफ्यूज़ किया जाता है लेने से मुचलके में, या फिर किसी रेफ्यूज़ किया जाता है या किसी पहले ली हुई थी उसको रिजेक्ट किया जाता है, तो स्पीकिंग ऑर्डर के साथ उनको रिजेक्ट किया जाएगा और रेफ्यूज़ किया जाएगा। मतलब जो मजिस्ट्रेट साहब खुलकर अपना ऑर्डर लिखेंगे कि वो किस कारणवश इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, रेफ्यूज़ कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्पीकिंग ऑर्डर। ओके, अब हम पढ़ेंगे 121 का सबसेक्शन 3 का प्रोवाइजो। प्रोवाइड डेट बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर, बताया गया है एक ऑर्डर मेक करने से पहले, रिजेक्टिंग एनी श्योरिटी, और कौन सा ऑर्डर मेक करने से पहले? किसी श्योरिटी को जो पहले ली थी उसको रिजेक्ट कर रहे हैं आप। हु हैज़ प्रीवियसली बीन एक्सेप्टेड, जो पहले तो एक्सेप्ट कर ली गई थी पर बाद में आप रिजेक्ट कर रहे हो। द मजिस्ट्रेट शैल इशू हिज सम्मन्स और वारंट, तो मजिस्ट्रेट साहब सम्मन्स इशू कर देंगे या वारंट इशू कर देंगे एज ही थिंक्स फिट, जैसा भी उन्हें उचित लगता है मजिस्ट्रेट साहब को। एंड कॉज द पर्सन फॉर होम द श्योरिटी इज बाउंड टू अपीयर और टू बोर्ड बिफोर हिम, या और क्या नतीजा पर्याप्त होगा उस सम्मन से वारंट से, जिस व्यक्ति ने वह मुचलका भरा था उस व्यक्ति को या तो सम्मन भेज देंगे कि मेरे आगे हाजिरी दो, या वारंट भी निकाल देंगे, जाओ उस व्यक्ति को पकड़ के लेके आओ और मेरे सामने ब्रोड करो। ठीक है, तो यह हुआ हमारा 121 CRPC कंप्लीट। हम पढ़ेंगे 122 इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी आपने दी थी और उसका डिफ़ॉल्ट कर दिया तो आपको क्या सज़ा मिलेगी? जो उस डिफ़ॉल्टर को, जो कि पहले मुचलका भरा और फिर उल्लंघन कर दिया, यह 122 में दिया हुआ है। थोड़ा लेंदी है सेक्शन, पर पढ़ ले इसको, चलो पढ़ ही लेते हैं, आ भी सकता है इससे क्वेश्चन। इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी, अब 122 का 1 का ए, इफ़ एनी पर्सन ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी, किसी व्यक्ति को ऑर्डर किया जाता है कि तुम सिक्योरिटी मुचलके में आओ, अंडर सेक्शन 106 और 117, 106 के अंतर्गत या 117 के अंतर्गत, डज नॉट गिव सच सिक्योरिटी, नहीं देता है, सिक्योरिटी मुचलके में नहीं आता है, ऑन और बिफोर द डेट ऑन विच द पीरियड फॉर विच सच सिक्योरिटीज टू बी गिवन कमेंसेज, या तो जहाँ से वो पीरियड, जब से श्योरिटी का पीरियड कमेंस होना था तब भी नहीं देता है, या उससे पहले बोला गया था तब भी नहीं देता है। ही शैल, तो मैंडेटरी है कि वो क्या करेगा, एक्सेप्शन क्या है, इन द केस नेक्स्ट हियर इन आफ्टर मेंशन, जो नीचे केसेस दिए गए उनको छोड़ देना, वो एक्सेप्शन है, नहीं तो जनरल रूल क्या है, बी कमिटेड टू प्रिजन, तो उसको जेल में ठूस दिया जाएगा, उसको जेल की हवा कटवा दी जाएगी। और इफ ही इज ऑलरेडी इन प्रिजन, या फिर वो पहले से ही प्रिजन में है, जेल में है, बी डिटेन इन प्रिजन अंटिल सच पीरियड एक्सपायर्स और अंटिल विद इन सच पीरियड ही गिव्स द सिक्योरिटी, तो जेल में उसको बनाए रखो, जेल में उसको हिरासत में मत छोड़ना जब तक कि वह सिक्योरिटी का पीरियड स्टार्ट होता है और वो सिक्योरिटी का पीरियड चलता रहता है। टू द कोर्ट और मजिस्ट्रेट हु मेड द ऑर्डर रिक्वायरिंग इट, और किसकी हिरासत में रहेगा, वो उसी कोर्ट की हिरासत में जिसने वह सिक्योरिटी के ऑर्डर किए थे। अब 122 का 1 का बी, इफ़ एनी पर्सन आफ्टर हैविंग एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड, एक व्यक्ति मुचलके में आ गया था, उसको ऑर्डर किया गया था पर उसने मुचलका भर दिया था, विद और विदाउट श्योरिटी, या श्योरिटी के साथ या श्योरिटी के बिना, फॉर कीपिंग द पीस इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट, की शांति बनाए रखूंगा, और मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर किया था, कौन से सेक्शन के अंतर्गत, 117 के अंतर्गत, इज प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ सच मजिस्ट्रेट, यह साबित हो जाता है मजिस्ट्रेट साहब की संतुष्ट तक साबित हो जाता है कि क्या, और इज सक्सेसर इन ऑफिस, या मजिस्ट्रेट साहब जिसने बॉन्ड सिक्योरिटी के बॉन्ड मुचलके में वो आया था, अब मजिस्ट्रेट साहब कहीं ट्रांसफर हो गए, दूसरे मजिस्ट्रेट साहब आ गए, उनको भी संतुष्टि मिल जाती है क्या।
टू हैव कमिटेड ब्रीच ऑफ द बॉन्ड, कि इस व्यक्ति जो बॉन्ड में आया था, मुचलके में आया था, उसने तो बॉन्ड का उल्लंघन कर दिया है। सच मैजिस्ट्रेट और सक्सेसर इन ऑफिस, तो वो मैजिस्ट्रेट साहब या उनके सक्सेसर ऑफिस में आएंगे, में उनकी डिस्क्रिप्शन है। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ग्राउंड्स ऑफ सच प्रूफ, अपने आधार रिकॉर्ड करेंगे किसके, उस सबूत के जो वो यकीन मानते हैं। ऑर्डर डेट द पर्सन बी अरेस्टेड एंड डिटेन इन प्रिजन, उस व्यक्ति को जिसने बॉन्ड की वोलेशन करी है, जो पहले भर दिया था फिर उल्लंघन कर दिया, उसको पकड़ के लेके आओ और उसको हिरासत में रखो, गिरफ्तार करो और उसको हिरासत में रखो। कहाँ? जिला कारागार में। अनटिल द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द बॉन्ड, और जब तक के लिए रखो जब तक कि जो बॉन्ड जिस मुचलके में भी आया था उसकी सीमा चल रही थी, मतलब वो एंड टाइम तक के लिए कितने तक था, तब तक उसको हिरासत में रखो, ठीक है। एंड सच ऑर्डर शैल बी विदाउट प्रिजुडिस टू एनी अदर पनिशमेंट, और जो यह ऑर्डर है वो बिना किसी और जो पनिशमेंट के और कोई सज़ा करवाने का ऑर्डर है उसको बिना कोई तकलीफ में डाले हुए होने चाहिए। मतलब ये एक सेपरेट ऑर्डर होगा, अपने में ये एक सेपरेट ऑर्डर होगा, और फॉर फीचर और जब्ती के भी ऑर्डर से सेपरेट होगा। टू विच द सेड पर्सन में बी लाइबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, जिसके लिए वह व्यक्ति लाइबल होगा कानून के तहत, ठीक है। अब ये हुआ हमारा सेक्शन 22 का 1। अब 122 का 2 पढ़ते हैं। 122 का 2, When such person has been ordered by a magistrate to give security for a period exceeding 1 year, जब उस व्यक्ति को ऑर्डर कर दिया जाता है कि तुम मुचलके में आओ और तुम मुचलके में कितने समय तक के लिए आओ, 1 साल से ज़्यादा के समय के लिए, और 1 साल से ज़्यादा के समय के लिए किस में आते हैं? 106 में या 110 में। सच मैजिस्ट्रेट शैल, तो वो मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? इफ़ सच पर्सन डज नॉट गिव सच सिक्योरिटी एज ऑफर सेड, अगर वह व्यक्ति वह सिक्योरिटी नहीं देता है, उसको मतलब मुचलके में नहीं आता है, इशू अ वारंट डायरेक्टिंग हिम टू बी डिटेन इन प्रिजन पेंडिंग द ऑर्डर्स ऑफ द सेशन जज, ऑर्डर वो मैजिस्ट्रेट साहब जो उससे मुचलका मांग रहे थे, एक ऑर्डर इशू कर देंगे, क्या उसमें एक वारंट इशू कर देंगे, और उस वारंट में क्या लिखा होगा कि उस व्यक्ति को जिसको मैंने मुचलके में आने के लिए बोला था उसको जिला कारागार में बंद कर लिया जाए। पेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ द सेशन जज, और जब तक सेशन जज के ऑर्डर नहीं आ जाते, डीजे साहब के ऑर्डर नहीं आ जाते, तो उसको रखा जाए जिला कारागार में। एंड द प्रोसीडिंग शैल बी लेड एज सुन एज कन्वीनियंटली मे बी बिफोर सच कोर्ट, और जो प्रोसीडिंग्स है जितना जल्दी हो सके किसके सामने रखी जाएगी? उस कोर्ट ऑफ सेशन डीजे साहब के सामने रखी जाएगी, सेशन जज के सामने रखी जाएगी। तो मेन बात है, जब भी 106 और 110 में उल्लंघन हो जाता है तो मेन बात यह हमारी इंटरप्रिटेशन यही कहती है कि जमानत अब उसको मैजिस्ट्रेट साहब नहीं देंगे, अब कोर्ट ऑफ सेशन उसको जमानत देगा, ठीक है। अगर वो सिक्योरिटी में नहीं आता है तो ठीक है, और या तो उल्लंघन कर देता है तो उसको वह मैजिस्ट्रेट साहब तो बस वारंट करके जिला कारागार में भेज देंगे, पर अब वह जमानत और उसकी आगे की कार्रवाई कोर्ट ऑफ सेशन करेगा, ठीक है। यह कह रहा है 122, हमारी इंटरप्रिटेशन तो यही कहती है। 122 का 2 यह कह रहा है। अब 122 का 3, सच कोर्ट आफ्टर एग्जामिनिंग सच प्रोसीडिंग्स एंड रिक्वायरिंग फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन, तो सच कोर्ट, ये कोर्ट ऑफ सेशन वाला कोर्ट है। आफ्टर एग्जामिनिंग, परीक्षा लेने के बाद, सच प्रोसीडिंग, उस प्रक्रिया की, एंड रिक्वायरिंग फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, और मैजिस्ट्रेट साहब से जिसने वह उस व्यक्ति को कारागार में भेजा था उस मैजिस्ट्रेट साहब से रिक्वायर कर रहे हैं, क्या जानकारी मांग रहे हैं? एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन, कोई आगे की जानकारी है तो वो दे दो। कोर्ट ऑफ सेशन मांग रहे हैं, सेशन जज मांग रहे हैं किससे? मैजिस्ट्रेट साहब से। और एविडेंस, कोई गवाही आप पहुंचाना चाहते हैं तो वो भी दे दो। विच इट थिंक्स नेसेसरी, जो मैजिस्ट्रेट साहब को जरूरी लगता है या कोर्ट ऑफ सेशन को जरूरी लगता है मंगवाना। एंड आफ्टर गिविंग द कंसर्न पर्सन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और इस व्यक्ति को जिसको मैजिस्ट्रेट साहब ने जेल में भेजा था, जिला कारागार में भेजा था, उसको कौन सुनेगा? अब सेशन जज सुनेंगे, उसको अपॉर्चुनिटी देंगे कि तुम भी अपने फेवर में, तुम भी अपने पक्ष में कुछ बोलो। तो इससे हमें प्रिंसिपल कौन सा देखने को मिलता है? ओडी अल्ट्रम पाल्ट्रम, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, ठीक है। ओडी अल्ट्रम पाल्ट्रम के भी हमें इसमें प्रिंसिपल देखने को मिलते हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन, हमारे सेशन जज भी उस व्यक्ति को जिसको जिला कारागार में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब ने भेजा है उसको सुना जाएगा। मे पास सच ऑर्डर एज ऑन द केस एज थिंक फिट, और सेशन जज उसमें फिर कोई भी ऑर्डर पास कर देंगे जो जैसा भी उनको केस के हालातों में उचित लगता है। तो यह हुआ हमारा 122 का 3। अब 122 के 3 का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड द पीरियड इफ एनी फॉर विच एनी पर्सन इज इम्प्रिजन्ड फॉर फेलियर टू गिव सिक्योरिटी शैल नॉट एक्सीड 3 ईयर्स। तो अब 106 में और 110 में अगर वह सिक्योरिटी का उल्लंघन करता है, मुचलके में जो आया था, या फिर देता ही नहीं है, तो सेशन जज साहब भी उसको जब पनिशमेंट देंगे तो इसी में पनिशमेंट दी हुई है, तो 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि 3 साल तो 106 और 110 में लिमिट ही है। तो आप 3 साल से सज़ा उसको उल्लंघन में, या फिर वो सिक्योरिटी नहीं दे रहा, उसके लिए आप दे ही नहीं सकते उस अपराधी को जिसके लिए आप उसको कोर्ट ऑफ सेशन में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब ने भेजा था, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब ने उसको हिरासत में रखा। तो कोर्ट ऑफ सेशन उसको, अपराधी को 3 साल से ऊपर की सज़ा नहीं दे सकता अगर वह उल्लंघन कर देता है 106 और 110 का, ठीक है, वोलेशन कर देता तब भी। अब 122 का 4, इफ सिक्योरिटी हैज़ बीन रिक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ द सेम प्रोसीडिंग फ्रॉम 2 और मोर पर्सन्स in respect of any one of whom the proceedings are referred to in session under subsection 2, दोबारा पढ़ते हैं।
इफ़ सिक्योरिटी हैज़ बीन रिक्वायर्ड, अगर सिक्योरिटी मांगी गई है इन द कोर्स ऑफ द सेम प्रोसीडिंग, किस कोर्स के दौरान, किसके चलते, उस सेम प्रक्रिया के चलते चलते, फ्रॉम 2 और मोर पर्सन्स, और 2 या अधिक व्यक्तियों से मांग ली गई है सिक्योरिटी। अब इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वन ऑफ whom द प्रोसीडिंग्स आर रेफर्ड टू द सेशन जज, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वन, किस संदर्भ में, किसी एक के संदर्भ में, ऑफ whom द प्रोसीडिंग आर रेफर्ड, और जिसके लिए प्रक्रिया रेफर्ड की गई है टू द सेशन जज, किसको, सेशन जज साहब को, अंडर सबसेक्शन 2 के तहत, सच रेफरेंस शैल ऑल्सो इंक्लूड, तो वह रेफरेंस उसमें क्या मान लिया, क्या शामिल है, द केस ऑफ एनी अदर ऑफ सच पर्सन, एक केस, किसी अन्य व्यक्ति का केस भी उसमें इंक्लूड है, शामिल है, हु हैज़ बीन ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी, जिसको ऑर्डर किया गया था सिक्योरिटी देने के लिए, एंड द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3, या और सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 के प्रोविजन लग जाएंगे मुतअद्दिद इन दैट इवेंट, उस घटना में, अप्लाई टू द केस ऑफ सच अदर पर्सन, और अप्लाई हो जाएंगे उस दूसरे व्यक्ति के केस में। एक ही प्रक्रिया में दूसरे व्यक्ति को भी बोल दिया जाता है कि तुम सिक्योरिटी दो, तो वही केस सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 वाले 122 के वह उस व्यक्ति के ऊपर भी लग जाएंगे, ठीक है। एक्सेप्शन क्या नहीं लगेंगे उस दूसरे व्यक्ति पर, डेट द पीरियड इफ एनी, अगर कोई पीरियड है इफ एनी, फॉर विच ही में बी इम्प्रिजमेंट, जिसके लिए उसको सजा दी गई है, शेल नॉट एक्सीड द पीरियड फॉर विच ही वॉज ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी, उतना एक्सीड नहीं होना चाहिए अब जितने उसको पीरियड के लिए, सिक्योरिटी के लिए, मुचलके में आने के लिए बोला गया था, ठीक है। यह कह रहा है हमारा 122 का 4, अब 122 का 5 हम पढ़ेंगे। सेशन जज में इन इस डिस्क्रिप्शन, तो डीजे साहब, सेशन जज साहब क्या करेंगे उसके डिस्क्रिप्शन में, उनकी डिस्क्रिप्शन है, ट्रांसफर एनी प्रोसीडिंग लेड बिफोर हिम, जो उनके सामने जो कोई ट्रांसफर, जो प्रोसीडिंग आई है, प्रक्रिया आई, उसको ट्रांसफर कर देंगे अंडर सबसेक्शन 2, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने उनके पास भेजी थी ना प्रोसीडिंग, किस व्यक्ति ने बॉन्ड का, मतलब जो मुचलका भरा था उसका वॉयलेशन कर दिया, ये व्यक्ति बॉन्ड भर ही नहीं रहा है, जो उनके सामने जो प्रोसीडिंग आई थी उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, कहाँ करेंगे, टू एन एडिशनल सेशन जज, डीजे साहब किसको कर देंगे, एडीजे साहब को, एडिशनल सेशन जज को ट्रांसफर कर देंगे, और असिस्टेंट सेशन जज या एएसजी को ट्रांसफर कर देंगे, एंड अपॉन सच ट्रांसफर, और ऐसे ट्रांसफर पर सच एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज मे एक्सरसाइज द पावर ऑफ द सेशन जज, तो एडीजे साहब को और एएसजी साहब को भी सेशन जज की पावर मिल जाएगी, शक्तियाँ मिल जाएंगी, अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रोसीडिंग, और उस प्रोसीडिंग, उस प्रक्रिया को कार्रवाई करने के लिए जो कि सेशन जज साहब करते, किस व्यक्ति के प्रति, जिसने जो मुचलके में आया था और उसने वोलेशन कर दिया, ठीक है। अब यह हुआ हमारा 122 का 5, अब 122 का 6 हम पढ़ेंगे। इफ़ द सिक्योरिटी स्टैंडर्ड टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल, अगर सिक्योरिटी किसको दे दी जाती है, वह व्यक्ति मुचलके में आ जाता है सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, जिला कारागार के सुपरिटेंडेंट को, ठीक है, डीएसपी को, ही शैल फोर्थ विद रेफर द मैटर टू द कोर्ट और मजिस्ट्रेट, तो वो अब वो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल किसको तुरंत वो सिक्योरिटी वो मैटर भेज देगा, कोर्ट ऑफ सेशन को या मजिस्ट्रेट साहब को भेज देगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, हु मेड द ऑर्डर, ईएम साहब को, जिसने की ऑर्डर मेड किया था, एंड शैल अवेट द ऑर्डर्स ऑफ सच कोर्ट और मजिस्ट्रेट, और सुपरिटेंडेंट साहब जो उसको, अगर उसको श्योरिटी दे दी गई थी, मुचलका आ गया था और उसने आगे पहुंचा दिया, तो वेट करेगा, यूँ नहीं कि उसको तुरंत छोड़ देगा कि तुम मुचलके में आ गए तो बताइए अब तुम्हें छोड़ रहा हूँ, ठीक है, यह नहीं होगा। तो यह हुआ हमारा 122 का 6, अब 122 का 7, इम्प्रिजमेंट फॉर फेलियर टू गिव सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस शैल बी सिंपल, अब रीगरस इम्प्रिजमेंट नहीं रहेगी, जो इम्प्रिजमेंट फॉर फेलियर टू गिव सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस, अगर किसी को मुचलके में आने के लिए बोला था, सिक्योरिटी देने के लिए बोला था, अगर वह विफल हो जाता है तो उसको जो सज़ा कटवाई जाएगी जेल की 3 साल तक के ऊपर की नहीं, 3 साल से कम तक की, तो वह सिंपल होगी, उससे कोई लेबर का काम नहीं करा जाएगा, वह सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी, ठीक है। अब 122 का 8, इम्प्रिजमेंट फॉर फेलियर टू गिव सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर शैल, जो सिक्योरिटी के ऑर्डर किए गए थे और विफल हो गया था, किसके लिए, अच्छा व्यवहार रखने के लिए कोई व्यक्ति, शैल वेयर द प्रोसीडिंग हैव बीन टेकन अंडर सेक्शन 108, अगर प्रोसीडिंग प्रक्रिया 108 के तहत चलाई जाती है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब चलाते हैं, बी सिंपल, तो सज़ा जेल की कटवाई जाएगी, अगर विफल हो जाता है व्यक्ति, श्योरिटी मुचलका नहीं देता तो वह भी सिंपल होगी, ठीक है। एंड वेयर द प्रोसीडिंग हैव बीन टेकन अंडर सेक्शन 109 और 110, या फिर प्रक्रिया 109 और 110 के तहत चलाई जाती है, बी रीग्रेस और सिंपल, तो कोर्ट की, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब की पावर है, तो वो रीग्रेस भी रख सकते हैं, मतलब हार्ड लेबर के साथ, या सिंपल भी विदाउट लेबर के साथ, एज द कोर्ट और मजिस्ट्रेट इन ईच केस डायरेक्ट, जैसा भी मजिस्ट्रेट साहब, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब डायरेक्ट करें, निर्देश दे, वैसी इम्प्रिजमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यह हुआ हमारा सेक्शन 122 पूरा, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है राजस्थान में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 123 पढ़ा जाए, बहुत लंबा हो जाएगा, चलो पढ़ ही लेते हैं 123, फिर आज हम 124 तक ही करेंगे, फिर मैं लेटर पार्ट इसका लेके आऊँगा जिसमें हम चैप्टर 9 और चैप्टर 10 कर लेंगे, ठीक है।
क्योंकि बहुत लंबा हो गया, 1 घंटे 4 मिनट की वीडियो अभी हो चुकी है। तो हम 123 और 124 ही करेंगे, क्योंकि हमारा फिर चैप्टर 8 हमारा पूरा हो जाएगा आज के लिए, ठीक है। अब सेक्शन 123, पावर टू रिलीज पर्सन इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी। अब शक्ति है रिलीज करने की किन व्यक्तियों को जो कि जेल काट रहे हैं, और किस विषय में जेल काट रहे हैं कि उन्होंने जो उनको मुचलका ऑर्डर करने के लिए बोला था वह नहीं आए थे, पर अब उनको रिलीज किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने मुचलका भर दिया होगा। 123 का 1, whenever the district magistrate in the case of an order passed by an executive magistrate under section 117, जब किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जिला अधिकारी को कोई जानकारी मिलती है, मतलब वही करते हैं, जिला अधिकारी के पास शक्ति है कि किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब ने जो उनके सबॉर्डिनेट है उनने 117 के तहत कोई ऑर्डर पास किया था, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन एनी अदर केस, या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किस केस में, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने कोई ऑर्डर पास किया था, इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी पर्सन इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब और सीजीएम साहब संतुष्ट हैं इस राय, उन्होंने यह राय बना ली है कि जो व्यक्ति जेल की सज़ा काट रहा है और किस संदर्भ में काट रहा है कि वह सिक्योरिटी मुचलके की सिक्योरिटी देने में विफल हो गया था अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के तहत, चैप्टर 8 के तहत, मे बी रिलीज विदाउट हैजर्ड टू द कम्युनिटी, उसको रिलीज कर दिया जाए कि वो कोई खतरा नहीं है समुदाय के लिए, समाज के लिए, और टू एनी अदर पर्सन, या किसी और अन्य पर्सन के लिए, ही मे ऑर्डर सच पर्सन टू बी डिस्चार्ज, या कोई और अन्य पर्सन जो भी उसके डिफॉल्ट के लिए जो सज़ा काट रहा है उसको भी डिस्चार्ज कर दिया है। डिस्चार्ज का मतलब अब उसको ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, सीधा डिस्चार्ज कर दिया जाए, यह बोल रहा है 123 का 1। अब 123 का 2, सॉरी, whenever any person has been imprisoned for failing to give security under this chapter, the high court or court of session, अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट ऑफ सेशन जज साहब ही पनिश कर देते हैं, उसको सज़ा दे देते हैं कि वह विफल हो गया था क्या सिक्योरिटी देने में, तो अब किसकी पावर है, हाई कोर्ट की, उच्च न्यायालय की, और या तो कोर्ट ऑफ सेशन सशस्त्र न्यायालय की क्या पावर है, और वेयर द ऑर्डर वॉज मेड बाय एनी अदर कोर्ट, या ऑर्डर EM साहब ने किया था, तो द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन द केस ऑफ एन ऑर्डर पास बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 117 और द CGM, या अगर कोई और कोर्ट ने सेशन जज ने ऑर्डर पास किया था, ADJ ने, ASJ ने, तो किसके पास जाएगी, किसकी पावर बन जाएगी, तो हाई कोर्ट की पावर बन जाएगी। अगर ADJ ने किया था या ASJ ने किया था तो डिस्ट्रिक्ट जज की पावर बन जाएगी। अगर EM ने किया था तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर बन जाएगी रिलीज करने की। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने किया था तो CGM की, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर बन जाएगी रिलीज करने की। मे मेक एन ऑर्डर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटी, तो ऑर्डर कर देंगे, क्या ऑर्डर कर देंगे कि जो सिक्योरिटी का अमाउंट था, तो मुचलके का अमाउंट था वो हाई था, तो उसको कम कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए। और द नंबर ऑफ शॉर्टीज, या फिर जो अगर 2 शॉर्टीज बोला हुआ तो उसको 1 कर दिया जाए, 3 बोला हुआ तो उसको 1 कर दिया जाए, 5 बोला हुआ था तो उसको 1 शॉर्टी कर दिया जाए। और द टाइम फॉर विच शॉर्टी हैज़ बीन रिक्वायर्ड, या कोई टाइम 3 साल के लिए सिक्योरिटी में आने के लिए बोला था पर व्यक्ति की गुंजाइश नहीं है, वो जो श्योरिटी देने वाला है जो देगा उस व्यक्ति के लिए, वो बोलता 3 साल के लिए तो मैं नहीं आऊँगा, मुश्किल से मुश्किल 1 साल में इसके लिए आ जाऊँगा, इतनी गारंटी नहीं है, ये व्यक्ति हैबिचुअल है, इसको कीड़े जागते हैं कि अपराध करने के लिए, तो मैं 1 साल तक इसको काबू में रख सकता हूँ, तो उसका टाइम भी रिड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है, पर सेटिस्फाई करना पड़ेगा इनको। 123 का 3, एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 मे डायरेक्ट द डिस्चार्ज ऑफ सच पर्सन, तो ऑर्डर जो सबसेक्शन 1 में होगा वो क्या डायरेक्ट करेगा, वो ऑर्डर क्या निर्देश देगा कि उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, डिस्चार्ज कर दिया जाए, ईदर विदाउट कंडीशन और अपॉन एनी कंडीशन विच सच पर्सन एक्सेप्ट्स, या तो कुछ शर्तें लगाकर डिस्चार्ज कर दिया जाए या बिना शर्तों के उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए, और जो वह व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार कर लेगा, तभी उसको छोड़ा जाएगा, डिस्चार्ज किया जाएगा। अब 123 के 3 का प्रोवाइजो, प्रोवाइड दैट एनी कंडीशन इम्पोज शैल सीज टू बी ऑपरेटिव व्हेन द पीरियड फॉर विच सच पर्सन वाज ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी हैज एक्सपायर्ड, तो बताया जा रहा है पहले तो वह जेल काट रहा था, अब वह जेल से बाहर आ गया, उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो पीरियड, वो कंडीशन का पीरियड जो उसको कंडीशन लगाई गई है डिस्चार्ज करने के लिए, तो वह पीरियड, वह डिस्चार्ज का कंडीशन का पीरियड कब तक होगा, कब तक लागू में रहेगा, वो ओरिजिनल जिसके ओरिजिनली उसको जिसके लिए सिक्योरिटी भरवाई थी 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, तो वो ओरिजिनल पीरियड के लिए, थोड़ी बहुत सज़ा तो काट चुका है, लेकिन वो ओरिजिनल पीरियड के लिए जो उसको सिक्योरिटी भरवाई गई थी उतने पीरियड तक ही वह ऑपरेटिव में रहेगा, वह कंडीशन उस डिस्चार्ज के लिए, ठीक है, जो डिस्चार्ज के लिए हुआ था। अब 123 का 4, द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द कंडीशन अपॉन विच अ कंडीशनल डिस्चार्ज में भी मेड, तो राज्य सरकार ही बताएगी कि डिस्चार्ज होगा तो कंडीशनल जो डिस्चार्ज होगा तो यह सब करेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन करेगा, हाई कोर्ट करेगा या DM करेंगे, तो वो कंडीशन क्या होगी, किस कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन आप लगाएंगे, वो कानून के तहत नहीं लगाई जाएंगी, वो राज्य सरकार बताएगी, तो वही कंडीशन लगाई जाएंगी उस डिस्चार्ज जो आप करने वाले उस व्यक्ति को। अब 123 का 5, इफ एनी कंडीशन अपॉन विच एनी पर्सन हैज़ बीन डिस्चार्ज, अगर जो कोई शर्त है जिस पे एक व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया था,
इज इन द ओपिनियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन द केस और ऑर्डर पास बाय ईएम अंडर 117 और जिला अधिकारी उस केस में सोचते हैं जो कि ऑर्डर पास किया था ईएम ने 117 में, पर जिला अधिकारी अब क्या सोचते हैं, राय में है। और द सीजीएम इन एनी केस या वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऑर्डर पास किया था 117 में, और अब सीजीएम साहब राय में है क्या, बाय होम द ऑर्डर और डिस्चार्ज वाज मेड, और इन्होंने डीएम साहब ने और सीजीएम साहब ने ऑर्डर डिस्चार्ज का मेड किया था क्या, और इस सक्सेसर या उनके सक्सेसर आ गए हैं, अब वो डीएम साहब चले गए हैं, सीजीएम साहब चले गए हैं, ट्रांसफर हो गया, कोई नए आ गए, तो वो उनको भी लगता है, राय है उनकी, नॉट फुलफिल की जो कंडीशन लगाई थी डिस्चार्ज के लिए, उस व्यक्ति को छोड़ा गया था, डिस्चार्ज कर दिया था, वह पूरी नहीं कर रहा है, मतलब उल्लंघन कर रहा है फिर से, ही में कैंसिल द सेम, तो अब डिस्चार्ज ऑर्डर को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यह हुआ 123 का 5, अब 123 का 6। व्हेन अ कंडीशनल ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज हैज़ बीन कैंसिल्ड, जब एक कंडीशनल ऑर्डर है जो डिस्चार्ज का दिया था, अब वो कैंसिल कर दिया जाता, खारिज कर देता था, वो सबसेक्शन 5 में किया था, अंडर सबसेक्शन 5 सच पर्सन में बी अरेस्टेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाएगा, कौन करेगा, पुलिसकर्मी अरेस्ट कर लेगा, गिरफ्तार कर लेगा, विदाउट वारंट, बिना किसी वारंट के, ठीक है, कोई मैजिस्ट्रेट का वारंट नहीं चाहिए, बिना वारंट उसको गिरफ्तार कर लेगा वो पुलिस ऑफिसर, एंड शैल देयरअपॉन बी प्रोड्यूस बिफोर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन द केस द ऑर्डर पास अंडर द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अंडर 117, और उसको प्रोड्यूस करेगा, वो पुलिसकर्मी प्रस्तुत करेगा जिला अधिकारी के सामने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने, अगर तो ऑर्डर पास किया था किसका, उसको हिरासत में डालने का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने 117 में, और या तो सीजीएम साहब के सामने वो पुलिसकर्मी प्रस्तुत कर देगा उस व्यक्ति को जिसने कंडीशनल वारंट का उल्लंघन किया है, अगर तो ऑर्डर पास किया था जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उसको 117 में बोर्ड में आने के लिए, तो ठीक है, यह हुआ हमारा सेक्शन 123 का 6। अब 123 का 7 हम पढ़ेंगे। अनलेस सच पर्सन गिव सिक्योरिटी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर, जब तक कि वह व्यक्ति जो उसके ओरिजिनल ऑर्डर में, कंडीशनल ऑर्डर की बात नहीं हो रही है, जब उसका ओरिजिनल ऑर्डर था जिसके लिए उसको मुचल के में आने के लिए बोला था, तब तक वह व्यक्ति वह सिक्योरिटी नहीं देता था, तो क्या होगा, फॉर द अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ द टर्म, जो भी उसका जेल का कटवाया हुआ पीरियड रह गया था, जैसे 1 साल उसने जेल काटी थी, 3 साल तो लिमिट है, अब 2 साल के लिए वो रह गया था, पर वो सिक्योरिटी उसने नहीं दी थी, तब 2 साल तो उसका रह गया था ना, उसी अनएक्सपायर्ड पीरियड की बात हो रही है। फॉर द अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ द टर्म फॉर विच ही वॉज इन द फर्स्ट इंस्टांस कमिटेड और ऑर्डर टू बी डिटेन, जो उसको जेल में रखा गया था, अब 2 साल का उसका जो पीरियड बच गया, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, उस पीरियड के लिए अब क्या होगा, सच पोर्शन बीइंग डीम्ड टू बी पीरियड इक्वल टू द पीरियड between the date of the breach of the conditions of the discharge and the date on which except for such conditional discharge he would have been entitled to release, तो वह पीरियड तो 2 साल का पीरियड है, उतना दोबारा से वह उतना पीरियड काटेगा जेल में, और जब कंडीशनल पीरियड के लिए वह बाहर आया था उसको डिस्चार्ज किया गया था, वो मान्य नहीं रहेगा, जो वो बॉन्ड में जो कंडीशनल डिस्चार्ज के लिए वह जो आया था उसने एक तो सिक्योरिटी नहीं भरी तो उसको जेल में बंद कर दिया गया, डिटेन कर दिया गया, अब वह जेल में 1 साल रहा, तो 3 साल के लिए उसका ओरिजिनल बॉन्ड था सिक्योरिटी भरने के लिए, अब यह कह रहा है उसको कंडीशनल बॉन्ड पे 1 साल उसने जेल काटी, तो डीएम साहब को दया आ गई है, सीजीएम साहब को दया आ गई, उसको छोड़ दिया गया, ठीक है, अब वह 2 महीने बाद तो ठीक ठाक रहता है, वो उसका उल्लंघन जो उसकी शर्तें हैं डिस्चार्ज की, कंडीशनल डिस्चार्ज उसको मानता है, पर 2 महीने बाद उसको फिर वही कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती ना, तो दोबारा वही हरकतबाजी, तो अब जो ये कह रहा है, अब उसको जो 1 साल पहले उसने काट लिया था, तो 2 साल बच गए थे ना उसके, तो उसको दोबारा अंदर कर दिया जाएगा, और जो 2 महीने वो डिस्चार्ज वो कंडीशनल डिस्चार्ज पे बाहर रहा, वो गिनती में नहीं आएंगे, वो उसको 2 साल के लिए अब अंदर करो, ठीक है, ये कह रहा है। अब ये कह रहा है मे रिमांड सच पर्सन टू प्रिजन टू अंडरगो सच एन एक्सपायर्ड पोर्शन, अब उसको जिला कारागार में दोबारा से बंद कर दिया जाएगा, डिटेन कर दिया जाएगा कि तुम जो अपना तुम्हारा जो अनएक्सपायर्ड पोर्शन था उसको काटो, अब तुम पूरा करो, ठीक है। अब हमारा होगा ये 123 का 7, अब 123 का 8 हम पढ़ेंगे। अ पर्सन रिमांडेड टू प्रिजन अंडर सबसेक्शन 7, जो व्यक्ति जो अनएक्सपायर्ड टर्म काटने के लिए जो सबसेक्शन 7 में उसको जेल में भेज दिया गया है, शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 122, तो 122 की वो रिस्पेक्ट करेगा, 122 के तो वो सब्जेक्ट रहेगा, उसकी बातों को मानेगा। बी रिलीज एट एनी टाइम ऑन गिविंग सिक्योरिटी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर, अब 122 के तो मानना पड़ेगा, वो व्यक्ति दोबारा उसको अंदर कर दिया गया, तो वो व्यक्ति जब भी सिक्योरिटी दे सकता है, मुचल के में आ सकता है, ठीक है। For the unexpired portion offered into the court or the magistrate by whom such order was made or to its successor, या उस मैजिस्ट्रेट साहब को, डीएम साहब को या सीजीएम साहब को वो मुचल के में आ सकता है। अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए उसको कंडीशन डिस्चार्ज हुआ था, 2 महीने के लिए बाहर रहा, अच्छा व्यवहार रखा, फिर बाद में वही कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, दोबारा कोई अपराध कर दिया, दोबारा कोई शांति भंग करने का चीज़ कर दी, फिर दोबारा डीएम साहब ने या सीजीएम साहब ने उसको अंदर कर दिया, तो अब कह रहा है अंदर जाने के बाद जो काटता अपनी 2 साल की सज़ा जो उसकी रह गई थी काटनी, उसको डिस्चार्ज कर दिया गया था, उसको
उसको अब दोबारा अगर बाहर कर सकते हैं अगर, तो वह सिक्योरिटी दे देता है तो ठीक है, तब भी वह सिक्योरिटी दे सकता है। देखो कितने चांसेस मिल रहे हैं अब, क्योंकि उसने कोई अब तक ऑफेंस किया नहीं है ना, बस उसके ऊपर संदेह था कि वो शांति भंग कर सकता है, ठीक है, या उसने कर दी है, तो ही ये हो रहा है, ठीक है। अब सब सेक्शन 9 123 का 9 हम पढ़ेंगे। द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन, उच्च न्यायालय या फिर सत्र न्यायालय में एट एनी टाइम, किसी भी समय, फॉर सफिशिएंट रीजन टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग, भाई अच्छे से कारण रिकॉर्ड करेगी, स्पीकिंग ऑर्डर करेगी लिखित में, कैंसिल एनी बॉन्ड फॉर कीपिंग द पीस और फॉर गुड बिहेवियर, कैंसिल कर देगी, खारिज कर देगी, रद्द कर देगी कोई भी बॉन्ड, कोई भी मुचलके में कोई व्यक्ति आया है किसके लिए, अच्छा व्यवहार रखने के लिए या फिर पीस रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के तहत, बाय एनी ऑर्डर मेड बाय इट, और ऑर्डर निकाल देगी हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। एंड द डीएम इन द केस ऑफ एन ऑर्डर पास बाय एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और कैंसिल कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने अगर 117 में ऑर्डर पास किया था तो डीएम साहब करेंगे उसको कैंसिल, ठीक है। और द सीजीएम इन एनी अदर केस, और सीजीएम साहब कर देंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट वाले केस में, कोर्ट ऑफ सेशन हाई कोर्ट भी कर सकता है। मे मेक सच कैंसिलेशन वेयर सच बॉन्ड वाज एग्जीक्यूटेड अंडर दिस ऑर्डर और अंडर द ऑर्डर ऑफ एनी अदर कोर्ट इन हिज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा उसका ऑर्डर। अब ये 123 का 9 सीधा कैंसिलेशन की बात करता है। अब 123 का 10, एनी श्योरिटी फॉर द पीसेबल कंडक्ट और गुड बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन ऑफर टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड अंडर दिस चैप्टर, कोई श्योरिटी दी गई है, किस चीज़ के लिए, फॉर द पीसेबल कंडक्ट की शांति बनाए रखेगा, ये शांति बनाने के व्यवहार के लिए सिक्योरिटी दी जा रही है, और गुड बिहेवियर अच्छा व्यवहार रखने के लिए दी जा रही है, ऑफ अनदर पर्सन किसी व्यक्ति के लिए एक श्योरिटी बोल रहा है ये बातें, ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, और जिसको मुचलके में आने के लिए बोला था उस व्यक्ति को इस चैप्टर के तहत, मे एट एनी टाइम अप्लाई टू द कोर्ट मेकिंग सच ऑर्डर टू कैंसिल द बॉन्ड, वो श्योरिटी अप्लाई कर देगा उस कोर्ट में जिसने बोला था और पहले वो श्योरिटी बन गया था, वो अप्लाई कर देगा कोर्ट में कि मैं अब इसकी श्योरिटी नहीं बनना चाहता, क्यों नहीं बनना चाहता, एंड ऑन सच एप्लीकेशन बीइंग मेड, और वो श्योरिटी अब एप्लीकेशन लगाए, पत्र लगाएगा, द कोर्ट शैल इशू अ सम्मन और वारंट एज इट थिंक्स फिट, और कोर्ट अब सम्मन इशू करेगा, वारंट इशू करेगा जैसे भी उसको उचित लगता है, रिक्वायरिंग द पर्सन फॉर होम सच श्योरिटी इज बाउंड टू अपीयर, उस व्यक्ति को रिक्वायर करेगा, किस व्यक्ति को, जिसके लिए वो श्योरिटी आया था, जिसकी वह गारंटर बना था उस अपराधी से, जो शांति भंग करने वाला था, उसको रिक्वायर करेगा, उसको सम्मन काटेगा, वारंट काटेगा कि तुम आओ अब, जिससे श्योरिटी ली गई थी, मुचलका भरवाया गया था, और क्या करो, और टू बी ब्रॉड बिफोर इट, की मेरे सामने लेके आया जाए कि अब ये श्योरिटी बिदक रहा है, ये श्योरिटी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तो क्या करा जाए, ऑब्वियसली तो उसे अंदर कर दिया जाएगा या फिर उसको बोले जाएगा कि कोई दूसरी श्योरिटी ढूंढो, यह हो सकता है। तो 123 के सब सेक्शन 10 में श्योरिटी एप्लीकेशन लगाता है उस कोर्ट में कि मैं अब इसकी श्योरिटी नहीं बनना चाहता, ये बहुत गंदा आदमी है, पहले तो मेरे को लग रहा था ये मेरी बात मान जाएगा, पर अब तो ये मेरे को ही गालियाँ देता है, तो मैं श्योरिटी नहीं बनना चाहता, मेरे को डिस्चार्ज करिए, ठीक है, मेरी श्योरिटी को रद्द कर दीजिए। यह 123 का 10 हुआ। इसी के तहत हमारा सेक्शन 123 1 2 3 पूरा हुआ। बहुत ही एक्सप्लेनेशन में किया है, बहुत ही लंबा सेक्शन था, ठीक है। अब सेक्शन 124 हम पढ़ेंगे, लास्ट सेक्शन आज का चैप्टर 8 का, सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड, सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड। अब ये पढ़ेंगे 124 का 1, व्हेन अ पर्सन फॉर हुज अपीयरेंस अ सम्मन और वारंट हैज बीन इशूड, जब किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए एक सम्मन और वारंट इशू होता है, अंडर द प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 121 के 3 के प्रोवाइजो के तहत, और अंडर सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 123 या 123 के 10 के तहत, अपीयर्स और इज ब्रॉड बिफोर द मजिस्ट्रेट, तो वो बंदा जो मुचलके में पहले आता है, जो श्योरिटी दे चुका होता है, उस बंदे को वो बंदा हाजिरी देता है, उसको पुलिसकर्मी द्वारा लाया जाता है वारंट में। द मैजिस्ट्रेट और कोर्ट शैल कैंसिल द बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय सच पर्सन, तो मैजिस्ट्रेट उसके जो बॉन्ड उसने मुचलका एग्जीक्यूट किया था उसको कैंसिल कर देंगे, रद्द कर देंगे। एंड शैल ऑर्डर सच पर्सन टू गिव फॉर द अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ द टर्म सच बॉन्ड, तो उसको दोबारा, भाई श्योरिटी ने तो एप्लीकेशन लगा दी थी, उसको श्योरिटी को निकाल दिया था, अब उस व्यक्ति जिसने मुचलका भरा था उसको दोबारा बोलेंगे, जो तुम अब तुम्हारा जो जितना बच गया अनएक्सपायर्ड टर्म, ये श्योरिटी तुम्हारा 1 साल तक रहा, तुम्हारा टर्म था 3 साल तक, अब श्योरिटी बिदक गया, श्योरिटी भाग गया है, अब तुम इस 2 साल तक के लिए जो बचा हुआ है इसके लिए मुचलके में आओ, दोबारा बॉन्ड भरो, श्योरिटी लाओ नई, फ्रेश सिक्योरिटी फॉर द सेम डिस्क्रिप्शन एज द ओरिजिनल सिक्योरिटी, एक नई सिक्योरिटी लाओ, एक नया गारंटर लाओ, और उतने पीरियड तक के लिए लाओ, कितने पीरियड तक के लिए, जो तुम्हारी ओरिजिनल सिक्योरिटी का पीरियड था, ठीक है, जो जितना रह चुका है उतना नहीं, ओरिजिनल सिक्योरिटी के पीरियड के लिए। अब 124 का 2, एवरी सच ऑर्डर शैल, हर ऑर्डर जो बनेगा इस सेक्शन के तहत, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 120 टू 123, 120 से 123 के तहत जो ऑर्डर बनेगा बहुत इंक्लूसिव, 120 भी इंक्लूसिव है, 123 भी इंक्लूसिव है, ये मत मानना कि 121 122 है, नहीं, 120 121 122 123 बहुत इंक्लूसिव। बी डीम टू एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 106 और 117, की मान लिया जाएगा कि यह ऑर्डर 120 से लेकर जो 123 में ऑर्डर हो रहे हैं, ये इनको मान लिया जाएगा कि ये कौन से वाले ऑर्डर हैं, ये 106 से लेकर 106 और 117 वाले ही ऑर्डर हैं, ठीक है, उनको डीम्ड ऑर्डर मान लिया जाएगा, 106 और 117 वाला इफेक्ट दे दिया जाएगा।
कोइन वाले ऑर्डर रखो जो 120 से लेके 123 में पास होते हैं। तो यह आज हमारा हुआ चैप्टर 8 पूरा, जो कि सेक्शन 106 टू सेक्शन 124 हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है आज, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा है। इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं दे सकता, मैंने आज दी है जो आपको। तो यह पेपर का हर स्टेट जुडिशरी एग्ज़ाम का यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। चैप्टर 8 106 से लेके 124 तक कोई भी क्वेश्चन बन जाता है, कहीं से भी क्वेश्चन टकरा जाता है, जो कि करना पड़ता है, ठीक है। तो यह हुआ आज की क्लास हमारी ख़त्म हुई। अब हम चैप्टर 9 कल पढ़ेंगे, या फिर मैं शाम तक कोई वीडियो बनाऊंगा तो देखूंगा, बना दूंगा, नहीं तो कल पढ़ेंगे, ठीक है, कल की सीरीज़ में। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और कुछ भी अगर कमी लगती हो, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत हो तो बोलना। बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर।